रिकॉर्डिंग मैसेज पहुंचा होगा आप लोगों के पास। यस सर। ओके सर ओके ठीक है, चलो चलो सर, गुड इवनिंग सर, आप सभी को फिर से गुड इवनिंग। अच्छा तो बेसिकली गुड इवनिंग क्यों? बिकॉज हमें जीएसटी पढ़ना है। ओके तो फिर जीएसटी में आज क्या है सर? सर ऐसे ये जो जीएसटी का करंट डिस्कशन चल रहा है ये थोड़ा लंबा है सर, कुछ कर नहीं सकते, और मैं चाहूँ तो इसको छोटा कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि इसको अभी मैं आपको मतलब कंसाइज में करा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीएसटी जैसा सब्जेक्ट जितना डिटेल्स में जानोगे उतना अच्छा। क्यों जानते हो? ऐसे नॉट जस्ट जीएसटी, एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू रीड इन डिटेल्स, बिकॉज आप लोग कोई आम इंसान तो नहीं बन रहे हो ना सर, आप लोग खास बनने जा रहे हो। इट्स लाइक सीए सीएस, तो फिर आप लोगों को तो स्पेशल जानना ही चाहिए, है ना, सीए में। तो आज जीएसटी का जो एग्जेम्पशन का जो टॉपिक चल रहा है या जो चैप्टर चल रहा है, कि इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गवर्नमेंट का जो खेल है, यू ऑल नो सर, गवर्नमेंट का खेल क्या है? गवर्नमेंट का खेल है कि भाई हमें रेवेन्यू चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। और किससे रेवेन्यू चाहिए? किसी से भी, मतलब जो भी कंज्यूमर है इस इकोनॉमी का, उससे रेवेन्यू चाहिए। अब चाहे वो कंज्यूमर बिजनेसमैन के हिसाब से हो, चाहे नॉर्मल हम आप जैसे कस्टमर के हिसाब से हो, तो जो भी कंज्यूम करेगा गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगा ट्रांजैक्शंस पे। लेकिन देयर आर वैराइटीज ऑफ कंजम्पशंस, मतलब ऐसे बहुत सारा लिस्ट ऑफ कंजम्पशंस है जिसपे गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आप प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स देखते हो एग्जाम्शंस में, जिस पे आपने स्टार्टिंग में देखे जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, याद है आप लोगों को? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसमें जैसे वो कुमायून हिमालयन जो यात्रा करते हैं, जो मानसरोवर कैलाश यात्रा करते हैं सर, उसका जो होता है, जो हिंदुओं में बड़ा प्रचलित है, तीर्थ यात्री बेसिकली, ठीक है, नॉट जस्ट ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, जैसे मुस्लिम हज यात्रा करते हैं, सिमिलरली जो भी अपने धर्म स्थान के जो तीर्थ यात्री के ऊपर जीएसटी एग्जम्पशंस है, जो हम लोगों ने, ये बेसिकली समरी बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस से जीएसटी एग्जाम्पशंस किया जाता है उनका जो भी सर्विसेज है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे आए, फिर हम लोग एडुकेशन पे देखे, हाँ, एडुकेशन में एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझे, किसको एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसके बारे में जाने, और उसके साथ साथ ये भी देखे कि जैसे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या इसको इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है? नहीं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट इंस्टीट्यूट फ्रॉम दी सीजीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू या जीएसटी एक्ट के हिसाब से। हाँ, दे आर इंस्टीट्यूट, दे आर कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उनसे जीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। अच्छा, उससे लास्ट लेक्चर्स मुझे जितना याद है, हेल्थ सेक्टर, अरे लास्ट वीक क्या हुआ था? हेल्थ सेक्टर, हेल्थ, उसके साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में स्टार्ट किया था, है ना सर, कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट का सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे इंडिविजुअल्स को, किसी और ऑर्गेनाइजेशंस को, तो गवर्नमेंट के थ्रू से जब कोई सर्विस आता है तो क्या वो एग्जेम्प्टेड है? ये जानना बहुत ज़रूरी है सर। ऐसे मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया था लास्ट वीक, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे, नॉट जस्ट अभी बहुत सारा है सर, अभी भी मतलब हम लोग, आप ऐसे बोल सकते हैं हम लोग मिड वे में हैं, मतलब ये जो एग्जाम्शन का लिस्ट है ना, इसका मिड वे में, मतलब जाना है थोड़ा सा, और 1-2 क्लास लगेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो चलो कोशिश करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझना है और देरी नहीं करना है, चलो समझते हैं, ठीक है। ओके, डोंट बी लेट। तो एक बार मैं आपको फटाफट याद दिला देता हूँ, हो गया आपको कनेक्शन जरूर जुड़ गया होगा कि ये एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी है क्या, और इस एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी में क्या क्या लंबा जर्नी है हम लोगों का। तो एक बार समरी से फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सर, ठीक है, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि ये पावर ऑफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब ये जीएसटी का जो बात हम लोग हमेशा करते रहते हैं, पावर टू एग्जेम्प्ट टैक्स, ये किसके हाथ में है? तो ऑब्वियसली सीजीएसटी एक्ट, जिसमें सेक्शन 11 में कहा गया है, एंड सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा कि सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, इसमें डिफरेंस क्या है, सीजीएसटी कब चार्ज होता है, आईजीएसटी कब चार्ज होता है, ये सब डिस्कशन हम लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर पढ़ते हैं।
और आई होप कि आप सभी ने बेसिक्स ऑफ जीएसटी ज़रूर पढ़े होंगे। अगर बाई चांस नहीं पढ़े हो तो मुझे बताना सर, मैं आपको क्लास या लिंक शेयर करूँगा। अच्छा अच्छा, ये एग्जाम टैक्स को एग्जाम करने का पावर या ताकत किसके पास आता है? तो ये ताकत ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास आता है, लेकिन ये जब भी वो गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को या किसी किसी पर्टिकुलर गुड्स को जीएसटी से एग्जेम्प्ट करते हैं तो उसमें वो नोटिफिकेशन निकालते हैं या फिर स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू से बताते हैं। तो सर ये फिर से क्यों बता रहे हो? सर ये सब बता चुके हैं। यस 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 सर, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये लिस्ट ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इसका जो लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हम लोग जो सर्विसेज के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें चैरिटेबल एक्टिविटीज या सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटीज, इसमें जीएसटी कब कब एग्जेम्प्टेड होता है। नॉर्मली ये एग्जेम्प्टेड के अंदर ही आता है। और किसको रिलीजियस एक्टिविटीज बोलेंगे, इसका भी एक बहुत ही क्लियर कट डिस्कशन वहां पर हुआ था, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटीज है क्या, ठीक है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके कि नहीं कर चुके? क्या सर, किए कि नहीं किए, बोलो सर। हाँ सर, मॉर्निंग गुड इवनिंग। इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अच्छा, तो रिलीजियस एक्टिविटीज को अगर मैं थोड़ा सा साइड करके निकल जाए, मतलब ये सब हो चुका है। अच्छा, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, इसमें भी लंबा चर्चा हुआ है। एडुकेशन सर्विस, लंबा डिस्कशन रहा है सर, एडुकेशन पे भी। हेल्थ केयर में भी लंबा डिस्कशन रहा है, इवन ये तो रिसेंट लास्ट वीक हुआ था। तो अभी जो मैं बात आपसे स्टार्ट किया लास्ट वीक, दैट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर थोड़ा सा मतलब एक ही बात रोज रोज बोलते बोलते शायद आपको थकान महसूस होगा मे बी, कि सर क्या एग्जाम्शन एग्जाम्शन दिमाग खराब करते हो। हाँ, ऐसे फील हो रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, कि रोज एग्जाम्शंस पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसे हो जाता है सर, एक ही चीज रोज सुनते सुनते, इसमें एग्जाम्शन इसमें एग्जाम्शन उसमें एग्जाम्शन। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा होता है, बट सर आप बात को समझो। आप जितने डिटेल्स में एग्जाम्शंस को समझोगे ना, आप उतने अच्छे से जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। और बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्शन से कि क्या इसमें जीएसटी चार्ज होगा, क्या उसमें जीएसटी चार्ज होगा, आपका दिमाग खा सकता है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर में आपको थोड़ा डिटेल्स में ही बता रहा हूँ, इसलिए जरूरी है सर, डिटेल्स में जाना जरूरी है। तो धीरे धीरे ही जा रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी करूंगा ना तो दिमाग के ऊपर से जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे दिमाग के ऊपर से मैं नहीं लेके जाना चाहता। ऐसे जीएसटी बहुत ज्यादा प्रोविजन बेस्ड है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना सारा रूल्स इस पे, इसलिए, क्यों, किस लिए, बहुत सारा है। मतलब वाई, वर्ड, वेन, ये सब बहुत सारा, मतलब बहुत सारा डब्ल्यू का जवाब देना पड़ता है, ठीक है। कब है, क्यों है, किस लिए है। अब इतना कब क्यों किस लिए, दिमाग तो खाता होगा ना सर। लेकिन सर दिमाग खाए, लेकिन आप धीरे धीरे समझते जाए, उसमें क्या। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट जब मैं बात करूंगा आपसे, जैसे ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया, तो मैं आज इसी को थोड़ा सा, जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था, आज इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। आज इसका एनालिसिस करना है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अच्छा इसके बाद और क्या क्या है एक बार ये भी देख लेते हैं ना सर, हाँ मजा आ जाएगा। ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सर, लंबा है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के बारे में जीएसटी में क्या एग्जेम्पशंस के बारे में कहा गया है, ठीक है। इसमें ये जो प्रधानमंत्री हाउस आवास योजना वगैरह, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड है सर। इसमें भी लंबा डिस्कशन है। इलेक्ट्रिसिटी का एक बात है सर। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का कौन सा कंस्ट्रक्शन सर्विस एग्जेम्प्टेड के अंदर आता है, इसका डिटेल्स। फिर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, इंटरेस्टिंग है सर। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्टिंग होता है ना सर, ठीक है, तो क्या हर एक ट्रांसपोर्टिंग एग्जेम्प्टेड है, या फिर ऐसा तो है नहीं ना। हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग है जहां पर जीएसटी चार्ज होता है। तो वही देखना है कि सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट एकोम्पाइनेड बिलोंगिंग्स, मतलब आपके साथ जो भी चीजें या जो भी आपका बिलोंगिंग्स या क्या बोलते हैं उसको, लगेज वगैरह जो भी होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी कहा गया है कि सर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पैसेंजर, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड के अंदर कितना दूर तक आ सकता है और कितना दूर तक नहीं आ सकता। ठीक जैसे आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट एकोम्पेनिड बिलोंगिंग्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा एग्जेम्पशंस के अंदर, ठीक है। और एग्जेम्पशन जानने की एक सुविधा क्या है कि क्या टैक्सेबल है वो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। मतलब हाँ बोलो सर, बोलो। सर वो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिर्फ दिए हुए मतलब एरा इशू दे एग्जाम, बाकी स्टेट लोग का एग्जाम नो है। नो सर, इसका भी रीजन है, आई विल डिस्कस सर, डोंट वरी। ये नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए एयर में क्यों एग्जेम्पशंस के अंदर रखा गया है, इसका बहुत प्योर रीजन है, ऐसे नहीं सर।
ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट को फैसिलिटीज देना जरूरी है सर। ठीक है, आपने सवाल उठाया तो सर मुझे JNK इंक्लूडेड नहीं है? हाँ, नहीं जम्मू कश्मीर नहीं है इसमें, बिकॉज जी। जम्मू कश्मीर मेनलैंड के अंदर ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कोई अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन इशू एज सच है नहीं। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो बेसिकली पाकिस्तान का जो बदमाशी है उसी का इशू है। ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जम्मू कश्मीर के साथ हम लोगों का कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो बहुत अच्छा रेल लाइन भी बन गया है ना। आजकल तो सर वो क्या जगह का नाम है, काटरा तक तो रेल लाइन था ही, जब मतलब आपका वैष्णो देवी तक तो रेल लाइन बन ही गया था। उसके बाद अभी तो जम्मू एकदम कतरा सर, रेलवे स्टेशन। हाँ ठीक है, उसके बाद तो अभी और दूर तक अनंतनाग तक पहुंच गया सर, मुझे जितना पता है। तो कश्मीर के कनेक्टिविटी से कोई दिक्कत नहीं था। मेनली प्रॉब्लम जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का क्या खेल है आप लोगों को मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, तूने सवाल उठाया तो। नॉर्थ ईस्ट में आप एक चीज़ कभी ख्याल किए हो क्या, ये जो भारत को पार्टीशन किया गया ना 1947 में, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा गलती है। आई डोंट नो, मेरा ये अथॉरिटी नहीं है बताने का, बट एक एक आम इंसान होने के नाते मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एन ओपिनियन, कि ये जो देश का भाग हुआ है ना सर, पार्टीशन जो हुआ है ना 47 में, ये बहुत बड़ा गलती हुआ है सर। और उसी का भुगतान आज हम लोगों को भरना पड़ रहा है सर। कैसे सर, बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझोगे तो अभी समझ जाओगे, और नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। सर क्या कहना चाहते हो? सर कुछ नहीं, आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। 47 में जब हमारा देश पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान को भी अलग किया गया, और तब ये जो आज का बांग्लादेश है, किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा म्यूट करो ना सर, बैकग्राउंड नॉइज है, और कुछ नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग में ये आवाज़ रहेगा। ओके, जैसे ये बांग्लादेश जो है ना सर, ये बांग्लादेश पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से इसको रखा गया था। मतलब ये भी मतलब ऐसा, मतलब जैसे वो अजूबा बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से ये भी एक अजूबा है। क्यों? मतलब एक ही कंट्री का एक पार्ट इधर दूसरा पार्ट इधर, ये कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, मतलब किसके दिमाग में ऐसा चल रहा था, कौन इसको, मतलब आप समझ ही रहे हो कि कौन कौन हो सकता है इसके पीछे। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है और कुछ नहीं, मतलब सबको अपना अपना गद्दी चाहिए था, भाई तू ये ले ले, मैं वो देख लेता हूँ, तेरा ये है, मेरा सामान मेरे को दे दे, मैं इसमें राज करता हूँ। और क्या, नहीं तो ऐसे पार्टीशन कौन करेगा? हाँ, कि एक पाकिस्तान जिसका एक भाग इंडिया के ऊपर, दूसरा भाग इंडिया के उस पार, मतलब मेरे समझ के बाहर है। लेकिन यही गलती आज नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रॉब्लम हो गया, कि नॉर्थ ईस्ट के में अगर आपको जाना है तो आपको यहीं पर एक नेक है सर, ये नेक को कहते हैं सर चिकन स्नेक। कौन है ये चिकन स्नेक? सिलीगुड़ी कॉरिडोर सर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सो समझ रहे हो? जलपाईगुड़ी वाला एरिया। यस, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी का जो जोन है, बेसिकली सिलीगुड़ी टाउन। ठीक है, सिलीगुड़ी एरिया जो है ना सर, ये सिलीगुड़ी एरिया ही एकमात्र, मतलब ओनली वन एरिया, जिसके थ्रू से अगर आपका वो भी कितना 22 किलोमीटर ओनली, एक 22 किलोमीटर का चौड़ाई है, उसी के थ्रू से सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी है। बहुत भयंकर प्रॉब्लम है सर, स्पेशली गुड्स ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न के साथ, और इसके कारण ये लोग मेन लैंड के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते इजीली, और यही प्रॉब्लम हो गया है। इवन अगर आप वाटरवेज में भी जाओगे, आपको बांग्लादेश का वाटर होके जाना पड़ेगा। अगर आप वाटरवेज भी लेते हो कोलकाता से, तो भी आपको बांग्लादेश वाला वाटरवेज लेना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। अब ये बांग्लादेश कब कितना हेल्प करेगा नहीं करेगा, मतलब एक इशू हो गया ना, मतलब ये इंडिया का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ से ऐसे टूट गया बांग्लादेश के नाम से सब कि इमिग्रेंट पूरा, वाला क्राइसिस बेसिकली है। हाँ बोलो। इलीगल इमिग्रेंट वाला, मतलब वो क्रॉस करके इधर आ जाने वाला, वो भी इसी के लिए है। हाँ ऑब्वियसली, और क्या तो होना ही था। मतलब ये तो मतलब बहुत सारा इशू है, जात पात बहुत कुछ आएगा, बट जो भी हो, मतलब इस तरह का डिवाइडेशन का मेरे को कोई मतलब नहीं रखता था, बट जो भी हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पॉइंट इज दैट कि पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए कुछ सुविधा तो उन लोगों को बनता है सर, कुछ सुविधा उन लोगों को बनता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में उनको बेनिफिट दिया जाता है, आई नो। इवन आप लोगों के सीएस इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन या सीएमए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, एग्जामेशन मिलता है, कई कबार तो मतलब हार्डली कुछ फीस देना पड़ता है, बहुत सारा सुविधाएं दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न्स को, क्योंकि मेन रीज़न नहीं है कि मेन लैंड से वो लोग बहुत ही, मतलब कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उनके साथ। ऐसे रिसेंटली एक ब्रह्म सो आसाम ज्योग्राफिकल रीजन से तो यस।
हाँ बोलो। सर जियोग्राफिकल रीजन से जन्नो एग्जाम्पशन शुरू ताई तो बस एग्जैक्टली ये वन ऑफ द रीजन है, और भी रीजन हो सकता है गवर्नमेंट का, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, मैं आगे आगे बात करूंगा जब इस पॉइंट में आऊंगा। तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पेनिड बिलोंगिंग्स, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जिसको हम लोग जीटीए के नाम से जानते हैं सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब सिंपल ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक बिजनेस में उसमें कितना क्या मतलब एग्जाम्पशंस का एरिया है। उसमें एक बहुत अच्छा स्कीम है, एक 1500 और एक 750 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है। आई विल डिस्कस सर आगे आगे, मैं एकदम जंप नहीं करना चाहता, बस आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि आप समझो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप घर में भी रीड करो, उसमें भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग जितना खुद पे रीड करोगे ना तो आपका और नॉलेज बेहतर होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई का जो सर्विसेज हमें मिलता है उसमें कितना एग्जाम्पशंस दिया जाता है और कब एग्जाम्पशंस नहीं दिया जा सकता, इसका भी एरिया बोला है। फिर आ जाएगा सर सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा एरिया है। और फिर आ जाएगा सर सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, मतलब जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं उनका क्या कहाँ कहाँ तक, नॉन लाइफ के केस में जनरल इंश्योरेंस उसका क्या है, ठीक है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडेड बाय सम स्पेसिफाइड बॉडीज लाइक सेबी, आईआरडीएआई, प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका क्या, पेंशन स्कीम ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। एंड बिजनेस फैसिलिटेटर एंड कोरेस्पॉन्डेंट का एरिया है। एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इस पॉइंट में बाकी बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, उसमें जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिंग सर्विस ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा लीगल सर्विस में भी बहुत सारे बातें होंगे सब। स्किल डेवलपमेंट सर्विस, अच्छा और एक चीज लीगल सर्विस, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको जैसे मानो कि अपना खेल के लिए जो भी एसोसिएशंस वगैरह चलता है उसको कोई स्पॉन्सर करता है तो उसमें जीएसटी में क्या एग्जेम्पशंस रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज वो भी एक अच्छा एरिया बनाया गया है। परफॉर्मेंस बाय एनी आर्टिस्ट, उसमें क्या है, अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो क्या उस पर जीएसटी एग्जेम्पशंस है, उसका भी एक लिमिट है 1.5 लाख का, आई विल डिस्कस लेटर। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, अगर कोई एडमिशन किसी इवेंट्स में जा रहे हो पर तो उसमें क्या है जीएसटी का कुछ बात है कि नहीं, ठीक है। फिर आएगा सर एक अदर एग्जेम्प्टेड एरिया, उसमें भी बात करेंगे अदर एग्जेम्पशंस में, जैसे ये एग्जेम्पशंस किया गया था फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 मेंस का जो हुआ था, ठीक है, फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था ना अंडर 17, आई होप आप लोगों को पता है। अरे जानते हो सर इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था बट अंडर 17 वाला। यस सर, कोलकाता तो यस ऑब्वियसली कोलकाता में तो होना ही सर, कोलकाता इंडिया का सबसे ज़्यादा फुटबॉल लविंग स्टेट है सर। इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स अगर इंडिया के कहीं किसी मतलब कोई स्टेट में होता है फुटबॉल, सबसे पॉपुलर कोलकाता में है सर। कोलकाता, केरला, गोवा, इस तरह का, और सिक्किम, ठीक है, 3-4 स्टेट हैं जो फुटबॉल में बड़ा ही पॉपुलर है। उसमें कोलकाता बहुत क्रेजी है, पागल है सर, पागल। ये ईस्ट बंगाल मोहन बागान के नाम पे एक दूसरे को काट भी कर देता हाँ सर, है। माहौल लगे जाता हाँ एक बार समझ में नहीं आता, स्पोर्ट्स लोगों को इकट्ठा कर मतलब एक करता है, ये ऐसा स्पोर्ट्स करते हैं पागल की तरह। हाँ लोगों को मार देता है, हाँ मैं देखा सर एक बार, वो क्या होता है स्टैम्पेड कर देता है लोगों को, तो दिमाग खराब, क्रेजी के मतलब ये थोड़ी ना आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इशू है। सर। एक्चुअली सेंट्रल इंडिया में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो प्ले करता है वो मोहन बागान ईस्ट बंगाल इज द सेम हाँ कुछ ऐसा ही बोल सकते हो सेम टाइप ऑफ आप। फीवर। यस। लेकिन इतना पागलपंती होना नहीं चाहिए कि ह्यूमैनिटीज भूल जाए लोग, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जिस तरह से वो लोग मारपीट करता है ना, ये कोई मतलब नहीं है। हार जीत खेल में होगा, स्पोर्ट्समैनशिप अपने जगह में होना चाहिए, लेकिन जो भी हो चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो या ईस्ट बंगाल मोहन बागान हो, वट एवर, बट ह्यूमैनिटीज के ऊपर जाके नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत सबसे ऊपर सर। आप खेल में हार जीत करो, एक दूसरे को उकसाओ, एक दूसरे को मैनिपुलेट करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि पत्थरबाजी करोगे, किसी को मार दोगे डंडे से, खून खराबा कर दोगे। आई डोंट थिंक सर इसमें कोई जस्टिफिकेशन है, ऐसे पागलपंती का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को तो मतलब वो क्या बोलते हैं ना उसको, पागलागारों में देना चाहिए, मतलब जहाँ पर पागल का ट्रीटमेंट होता है। सर आप लोग गुस्सा हो जाओगे, ठीक है चलो। तो ये लंबा लिस्ट है सर, मैं आपको बोला ना लिस्ट लंबा है, बट हाँ कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ जाए ना आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आप ग्रिप बना पाओ, ठीक है, क्योंकि ये सर मैं आपको बस एक ही चीज़ हमेशा बोलता रहता हूँ कि
क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये अगर पता चल जाए ना, तो इसमें दो तीन चीज होता है। एक तो आप मेमोरी आपके मेमोरी में किस तरह से आप उसको स्टोर करोगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप जब भी पढ़ो कैसे पढ़ोगे, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो सर, लॉ बहुत वास्ट होता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो जुरिस्प्रूडेंस हो, एवरी सब्जेक्ट लॉ रिलेटेड एनीथिंग बहुत लंबा होता है। और अगर कोई बोले कि सर लाइन बाय लाइन एक एक चीज बताओ, तो मेरे हिसाब से नामुमकिन जैसा हो सकता है। तो सीरियसली आप एक एक लाइन कैसे समझा सकते हो, एक एक लाइन बहुत मुश्किल हो सकता है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि एटलीस्ट आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएं। तो इसलिए मेरा और एक इरादा भी रहता है क्लास में कि सर हमें आपको कैसे आपको रीड करना चाहिए, क्या फीलिंग्स के साथ आपको पढ़ना चाहिए, आप ये एक बार सीख लो ना। तो अगर मैं 2 पैरा आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, तो घर में 4 पैरा पढ़ने का इंटरेस्ट आपको खुद बिल्डअप करना चाहिए कि भाई हाँ सर ने 2 पैरा मुझे पढ़ा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो हम हमेशा कोशिश करूंगा। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मैं 2-3 चीजें पॉइंट बता दिया, ठीक है, तो और कुछ पॉइंट आप भी घर में खुद से रीड करो। अगर उस सेम पॉइंट को मैं हो सकता है कि क्लास में फिर से रिवाइज कर दूं, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वो पॉइंट मैंने क्लास में नहीं लिया, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लो, लेकिन आप पढ़ो जरूर, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार बोलूंगा सर, बार बार बोलूंगा। ओके ओके सर, ठीक है, आगे चलो सर, हम लोग समझ गए। सब हो गया था, गुड हेल्थ वगैरह कर लिए थे, यस मुझे याद है। प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये लीस्ट मैंने आपको समझाया था कि कौन से एंट्री में স্যার क्या क्या। हाँ बोलो। এই যে স্যার এক্সাম্পলটা যে এক্ষুনি গেল না যেটা আপনি আগের দিন লাস্ট করিয়েছিলেন, হ্যাঁ গুড হেলথ কি হয়েছে? হ্যাঁ ওইটাতে স্যার এই যে এক্সাম্পল লিখে স্যার কেন হয়েছে যে ব্যাখ্যাগুলো দিয়েছে, হ্যাঁ এই ব্যাখ্যাগুলো স্যার আমাদের তো মনে হয় সেটা আমরা দিতে হবে না, কারণ আমাদের তো মানে এমসিকিউ প্যাটার্নের আছে। एमसीक्यू में देने का जरूरत नहीं है। আর শুধু এটা ইয়েস অর নো মানে এক্সেন্টেড কিনা না নট এক্সেন্টেড সেটা দিলেই হয়ে যাবে। इन केस ऑफ सीएस एग्जाम, सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम, बिकॉज देयर इज एमसीक्यू कॉन्सेप्ट, तो आपको बस नॉलेज होना चाहिए और बस हाँ ना पुट करना है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको लिखना है, या कंप्यूटराइज्ड होगा तो उसमें पुट करना है, सिंपल होता है। लेकिन अगर बात सीए का हो जाए या सीएमए का हो जाए, तो इन दैट केस उसको लिखना भी पड़ेगा। और आगे जाके जब फाइनल लेवल में भी एग्जाम होगा, तब उस टाइम पे भी आपको ये सब डिटेल्स में बताना पड़ता है, ठीक है। फाइनल में भी जो लोग लॉ का या टैक्स लॉस वगैरह स्पेशलाइज रखते हैं, तो उनको डिटेल्स में पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी से ऐसे पढ़ोगे ताकि आपको। हाँ बोलो। আমাদের ক্ষেত্রে যেটা পড়ে মানে হ্যাঁ প্রফেশনাল লেভেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে প্রফেশনাল লেভেলে ট্যাক্সের উপরে তো আরো ডিটেলস থাকবে না, তখন কাজে লাগবে, তো नो इशू। तो बेसिकली देख भाई, हर चीज डिटेल्स में जानना है। अभी वहां से एमसीक्यू सवाल करे या सब्जेक्ट ही सवाल करे, आई नीड टू नो दिस इन डिटेल्स। अब डिटेल्स पता करोगे तभी ना एमसीक्यू का जवाब दे पाओगे। अगर आप तुम डिटेल्स पता नहीं करोगे ना, तो एमसीक्यू और मुश्किल हो जाएगा। तो एमसीक्यू रट के जाओगे तो फिर कहाँ से पूछ लेगा, किसको पता, क्योंकि यही तो না एमसीक्यू না से স্যার प्रॉब्लम। उससे अच्छा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव इजी होता है, एमसीक्यू टफ होता है, मैं हमेशा मानता हूँ। क्योंकि सब्जेक्टिव में फिर भी आप। यस सर, वो पॉइंट की हाँ वजह से भी आंसर इधर उधर हो जाता तो गया काम से। वही सर, सब्जेक्टिव बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली। कम से कम सब्जेक्टिव में आप अगर क्वेश्चंस पढ़ के समझ लेते हो ना, तो आप कुछ तो कर पाओगे, कुछ तो लिखोगे, तब ट्रिकी क्वेश्चन होता है। लेकिन एमसीक्यू में अगर बाई चांस ट्रिकी क्वेश्चन कर दे तो फिर आप तो गए सर। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए तो हमेशा बड़ा रेडी रहना सर, मतलब बुलेट की तरह आएगा। ओके देखो, হ্যাঁ স্যার বেশি। देख देख, अच्छा, ये जो गवर्नमेंट सर्विस के एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जो जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके बारे में मैंने लास्ट वीक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो मैं आज क्या करूंगा, उसी अलग अलग सर्विसेज को थोड़ा एनालाइज करूंगा, ठीक है। इसमें आपको ये यहाँ तक कर दिया था, आपको याद होगा 74A तक मैंने पूरा बात किया था। 70 एंट्री नंबर 74 है, जिसमें ये लास्ट था रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट 1992, रिहैबिलिटेशन थेरेपी ऑफ काउंसलिंग एंड सच अदर एक्टिविटी, जिसको रिहैबिलिट करते हैं, किसी का कोई ऐसे होता है ना, अलग अलग रिहैबिलिटेशन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, थेरेपी दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू से। तो इनका जो भी सर्विसेज है वो भी जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड सर्विस माना जाता है। और अगर वो इनकम टैक्स एक्ट में 12AA में एंटिटी रजिस्टर्ड भी है, तो ऑब्वियसली उनको एग्जेम्प्टेड सर्विस ही मिलेगा। सो
तो ये था लिस्ट था, ठीक है, कौन से एंट्री में क्या कहा गया है, लंबा लिस्ट था, मैंने आपको पूरा लिस्ट पढ़ के सुनाया था सर, हाँ याद है मुझे, पूरा 65B जिसमें आपको रॉयल्टी कलेक्शन जैसे कि माइंस वगैरह का जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लंबा लिस्ट था, मैंने पढ़ के सुनाया था। तो आज मैं उसको एनालाइज में जाता हूँ सर, और एनालिसिस करते हुए बाकी जो भी बचा कुचा पॉइंट है वो भी ले लूँगा। अच्छा, बात आता है सर, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, ये जो पूरा पॉइंट है, ये पॉइंट है गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब गवर्नमेंट सर्विसेज में गवर्नमेंट, जैसे मानो गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे सकता है ना, किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उसके बारे में भी आगे बात करता हूँ कि बिजनेस एंटिटी को सर्विस गवर्नमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर बता रहे सर बिजनेस एंटिटी क्या है, एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस। बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब बताया, मीन्स एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस, सिंपल बात है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी, तो गवर्नमेंटल सर्विस गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को भी दे सकता है, मीन्स एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि आप लोगों का इंस्टीट्यूट सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सभी क्या है, पार्लियामेंट एक्ट ने बनाया, या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर में बना हुआ है, स्टेट एक्ट से भी बन सकता है या पार्लियामेंट एक्ट से बना हुआ है, तो इसको गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलेंगे। या फिर एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी हो, व्हाटएवर, चाहे कोई एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी। उसमें और एक चीज भी जोड़ता है सर, विद 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल, मतलब उसका जो ओनरशिप है उसका इक्विटी मतलब क्या, ट्रू ओनर, इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, ट्रू ओनर, ठीक है, by way of equity or control to carry out any function entrusted to a municipality under article 243W 243W of the constitution of, or to a panchayat under article 243G of the constitution। मतलब अगर बात म्यूनिसिपैलिटी का हो तो 243W में बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर बात पंचायत की हो तो 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, ठीक है। इसमें 90% पार्टिसिपेशन और इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W और कॉन्स्टिट्यूशन और टू ए पंचायत अंडर 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया, ये सेक्शन है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे सर, सिंपल बात है, गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसका यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग में क्या करना है, दिमाग में मतलब छाप देना है कि भाई अच्छा ये है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है। अच्छा, गवर्नमेंट एंटिटी क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी के बारे में भी बड़ा क्लियर कट लॉ का जीएसटी लॉ कहता है सर, मींस एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी इंक्लूडिंग ए सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन, ठीक है, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट अगेन with 90% or more participation by way of equity or control to carry out a function entrusted by the central government or state government or union territory or a local authority। वो था गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसमें म्यूनिसिपैलिटी था, पंचायत था, इसमें आ गया एंटिटी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, यूनियन टेरिटरी आ गया, या फिर लोकल अथॉरिटी जिसमें म्यूनिसिपैलिटी पंचायत दोनों आ सकता है, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है अपना सर्विस गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे सकता है, गवर्नमेंट एंटिटी को दे सकता है, किसी इंडिविजुअल बिजनेस को दे सकता है। एयरक्राफ्ट के बारे में भी यहाँ पर एक चर्चा है, एयरक्राफ्ट को भी दे सकता है, तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन दिया है सर, व्हाट इज एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का क्या मतलब है सर, एयरक्राफ्ट मींस एनी मशीन व्हिच कैन बी डिराइव सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर, ऐसा लगेगा कि आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज एयरक्राफ्ट means any machine which can derive support in the atmosphere from reaction of the air other than reaction of the air against the earth's surface and includes balloons whether fixed or free, airships, kites, gliders, flying machine etc। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट में बोला हुआ है कि एयरक्राफ्ट क्या है, ठीक है। बस एयरक्राफ्ट के बारे में बोला। एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट मीन्स ए लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट यूजुअली विद इन रनवे एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड पैसेंजर फैसिलिटीज एंड इंक्लूड्स एरोड्रम, जहां पर वो प्लेन उतरते हैं ना उसको एरोड्रम बोलते हैं, एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, उसमें बोला हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ठीक है सर। ये एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट कहाँ से आ गया, अरे सर गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह का सर्विस एयरपोर्ट को या एयरक्राफ्ट को देता है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी बता दिया कि भाई जान लो एयरक्राफ्ट क्या है, एयरपोर्ट क्या है। अच्छा, एग्जेम्प्ट टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ध्यान से देखिए सर, लिस्ट अभी पूरा डिटेल्स में बताएंगे। एग्जेम्पशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, नॉट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब एक नॉर्मल परसेप्शन है लोगों का, किसी भी इंसान का, कि भाई गवर्नमेंट सर्विसेज है तो फिर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। हाँ सर, एक कॉमन परसेप्शन हो जाता है ना, क्या बोलते हो। हाँ सर, अरे आप लोग कनेक्टेड होगी नहीं, यस सर।
है ना। तो एक परसेप्शन हो गया लोग, अच्छा गवर्नमेंट है तो हो सकता है कि एग्जेम्प्टेड हो, लेकिन exemption to service provided by government, not all service provided by the government or local authority are exempt from tax. As for instances, following services are not exempt. जैसे कुछ अभी बात करेंगे, जैसे ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा डिटेल्स बता रहा हूँ। सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जैसे कि वो स्पीड पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस भी बेचते हैं आपका पोस्ट ऑफिस, एजेंसी सर्विसेज है ये सब, ये जो है ना ये एजेंसी सर्विसेज है, प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, जब वो कोई इंसान को प्रोवाइड करे सरकार को छोड़ के, किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटी को छोड़ के, तो ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस, इस तरह का अगर कुछ भी काम पोस्ट ऑफिस करते हैं तो वो जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं है सर, ये बात ध्यान में रखिएगा। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल, ध्यान से देखिएगा, inside or outside the precincts of an airport or port, service in relation to an aircraft or a vessel, सरकारी सर्विसेज है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, हाँ सर, या लोकल अथॉरिटी, क्या बोल रहे हैं, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में वो एयरक्राफ्ट या वेसल्स जो भी है वो ऑपरेट होता है, ऑफ एन एयरपोर्ट और ए पोर्ट, ठीक है, तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, वो भी जीएसटी एग्जेम्पशंस के नहीं है। ये सब क्या चल रहा है सर, मतलब नॉर्मली सब एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है, बट कुछ यहाँ पर कुछ इंस्टेंसेस है जो नॉट एग्जेम्प्टेड है, आप समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ठीक है, जो नॉट एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जब आगे बात करेंगे तो वहां पर कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर के ऊपर बातें होंगे, तो आपको वहां पर थोड़ा और डिटेल्स में पता चलेगा कुछ एक्सेप्शन है कि नहीं है। बट इन जनरल अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विस प्रोवाइड करते हैं या पैसेंजर का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर नहीं रखा गया, ठीक है। या फिर एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू सी, ठीक है, ये जो एबीसी में बोला गया है, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, किसको प्रोवाइड कर रहा है, किसी बिजनेस एंटिटी को, कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, किसी बिजनेस एंटिटी को। कौन है बिजनेस एंटिटी, आपको तो अभी बोला ना, कोई इंडिविजुअल जब कोई बिजनेस चलाते हैं उसको बिजनेस एंटिटी कहते हैं, है ना, इसीलिए तो आपको बोल दिया पहले ही डेफिनेशन कि भाई एयरक्राफ्ट क्या है, वेसल क्या है, या फिर बिजनेस एंटिटीज क्या है। अच्छा यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखना कि बिजनेस एंटिटीज को अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद एग्रीगेट टर्नओवर exceed such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under CGST Act। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और वो जो पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी है, वो जो पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रीवियस ईयर में, से फॉर एग्जांपल 2020-21 में 2020-21 प्रीवियस ईयर में जो भी सर्विस प्रोवाइडेड हुआ है किसके थ्रू से, बिजनेस एंटिटी का, सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी, मतलब इस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लिमिट है ना बिजनेस का, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें किसी का 20 लाख का है लिमिट, किसी का 40 लाख का है लिमिट, ठीक है, आगे बात करूंगा इसके ऊपर, एक एग्जांपल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी 20 लाख भी हो सकता है, कभी 40 लाख भी हो सकता है, ये मैं बेसिक में बताया सर, ठीक है, कि क्या लिमिटेशन होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, जिसका लिमिट थोड़ा कम होते हैं, ठीक है, और बाकी होते हैं नॉर्मल स्टेट्स, जिसमें किसी का 20 लाख का है, किसी का 40 लाख का भी लिस्ट में दिखा हो, मतलब बोला गया है। बेसिक्स ऑफ जीएसटी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है, पढ़ा है कि नहीं किसी ने, बेसिक्स ऑफ जीएसटी आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़ लेना चाहिए सर, मैंने क्लास सभी को शेयर कर दिया पूरे चीज तो, ओके सर, तो वहां पर तो सर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या है कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, ठीक है, बिजनेस एंटिटी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो क्या रह जाएगा, नॉट रजिस्टर्ड रह जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर गवर्नमेंट किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मतलब गवर्नमेंट का जो सर्विसेज है वो मतलब नॉट एग्जेम्प्ट कैटेगरीज में नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिकली एग्जेम्प्ट कैटेगरीज में नहीं है, ठीक है, तो मतलब नॉट एग्जेम्प्ट सर्विसेज नॉट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बात यही है। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट वो एग्जेम्प्ट कैटेगरीज में नहीं है। सर्विस मेंशन इन क्लॉज ए टू सी हैव बीन रेफर्ड टू एज स्पेसिफाइड सर्विस। ध्यान से देखिएगा ये बात, ये जो ए से लेके सी तक का जो सर्विसेज है ना सर, इसको गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड सर्विस के अंदर रखा गया है, ए टू सी का सर्विस। डी वाला तो डिपेंड करता है ना कि बिजनेसमैन के साथ
क्या कॉन्सेप्ट बनता है बिजनेस एंटिटी के साथ, सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो एलिजिबल फॉर एग्जामेशन है या नहीं, सब्जेक्ट टू कंडीशन ना, कि अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं होता है तब तो वो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट हो सकता है, बिकॉज इन दैट केस हो सकता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिवर्स चार्ज करना पड़े, ठीक है। तो ये डी वाला कैटेगरी को स्पेसिफाइड में नहीं रखा गया, ये जो ए बी सी तीन कैटेगरी है ना, ये तीनों को स्पेसिफाइड कैटेगरी में रखा गया, तो ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। आगे और भी बातें होंगे सर, डोंट वरी। तो स्पेसिफाइड सर्विस इन डिस्कशन हियर अंडर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी मीन। अब इतना देर से बात हो रहा है तो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का थोड़ा डिटेल से एक बार फटाफट बता देना चाहिए सर। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 ऑफ द CGST एक्ट 2017, गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, various state or union territory with legislatures. GST Act define government as government of respective state government, union territory. For union territories without state legislature, government means the administration or any authority officer authorized to act as an administrator by the central government, ठीक है। मतलब जहां पर भी सरकार का लोग रहेगा वो गवर्नमेंट ही कहलाएगा, सिंपल बात है, ठीक है, कॉमन सेंस है सर। ये सब कॉमन सेंस है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्या करें ना दिया है तो बताया तो बता रहे हैं सर, और क्या। रेगुलेटरी बॉडीज एजेंसीज फॉर इंस्टेंसेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कंपटीशन कमीशन कौन है? रिसेंटली कंपटीशन कमीशन का बहुत बड़ा खेल चला, आप लोगों ने खबर रखा, CCI का बहुत बड़ा रोल हुआ मार्केट में अभी, किस किस केस में? कंपटीशन कमीशन का केस किस मैटर पे बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहा है आजकल? कौन सा केस CCI देख रहा है आजकल? अरे बोलो। যে সিএ গুলোকে লাইসেন্স বাতিল করলো সেটা এই টাকা গন্ডগোলের জন্য। हट रे पागल, वो CCI थोड़ी देख रहा है, वो तो NFRA देख रहा है, वो तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी देख रहा है। CCI क्या देख रहा है? Amazon वर्सेस और रिलायंस है। Amazon वर्सेस रिलायंस का जो केस चल रहा ना अभी भी, ऐसे तो फैसला दे दिया कि Amazon को 200 करोड़ का पेनल्टी देना होगा, ठीक है, बिग बाजार परचेस को लेके, ठीक है, बिग बाजार परचेस को लेके, बिग बाजार को ले लिया ना रिलायंस ने, तो Amazon का कहना है कि वो रिलायंस का बिग बाजार जो रिलायंस ने लिया है, तो वो पहले Amazon के साथ बात हुआ था, बिग बाजार Amazon लेगा ऐसा कुछ बात था सर, ठीक है। डिटेल्स मैंने एक बार फाउंडेशन लेवल क्लास में समझाया था किसी को। तो कहने का मतलब ये कि कौन किसको लेगा कौन किसको नहीं लेगा, इसके लिए कंपटीशन कमीशन बना हुआ है सर। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज एजेंसीज, जैसे कि CCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इनलैंड वाटर सप्लाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डू नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। समझ में कुछ आया? ये जो रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी है इनको गवर्नमेंट डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा गया। तो समझ में आ गया आपको कि गवर्नमेंट कौन है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब बात सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट का बात है तो गवर्नमेंट क्या है ये जान लेना चाहिए। तो रेगुलेटरी बॉडीज या एजेंसीज जो हैं उनको गवर्नमेंट डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा गया, तो ध्यान में रखिएगा पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा सर, मीनिंग ऑफ लोकल अथॉरिटी, इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात कर रहा था, लेकिन थोड़ा और डिटेल्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द CGST एक्ट 2017 क्या बताते हैं लोकल अथॉरिटी के बारे में? हमेशा याद रखिए, नॉट जस्ट इन GST, इवन इन इनकम टैक्स ऑल्सो, ठीक है सर। पंचायत सेक्शन डिफाइन इन क्लॉज D टू सेक्शन 69 के क्लॉज D के अंदर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है पंचायत कौन होता है। अब चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करके डिटेल्स पढ़ सकते हो। म्यूनिसिपैलिटी कौन है, एज डिफाइंड इन क्लॉज E ऑफ आर्टिकल 243P ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर याद रखना है सर, हर चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ये तो जान लो कि लोकल अथॉरिटी कौन होते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल कमिटी और जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और एनी अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल और लोकल फंड, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड नॉर्मली कैंटोनमेंट बैरक, जैसे कि आगरा कैंटोनमेंट, बैरकपुर कैंटोनमेंट, ठीक है, इस तरह का, मतलब जो बेसिकली आर्मी बैरक के लिए बनाया जाता है, ऐसी जगह को कैंटोनमेंट कहते हैं सर। तो वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड चलता है, जैसे हमारे दमदम कैंटोनमेंट है इधर, अभी कैंटोनमेंट बोर्ड शायद चलता होगा, मे बी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट बैरकपुर इज ऑल्सो कैंटोनमेंट कॉन्सेप्ट में चलता था एक टाइम पे। फिर आपका आगरा कैंटोनमेंट, ऐसे और भी कैंटोनमेंट जो ऑल ओवर द इंडिया फैला हुआ है, अगर आप ढूंढोगे तो मिलेगा। इसके बारे में सेक्शन 3 ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में बोला गया है।
अच्छा, रीजनल काउंसिल और a district council constitute under 6th schedule of the constitution. Development board constitute under article 371 371J of the constitution, उसके अंदर बोला गया। अच्छा, और क्या है देख लेते हैं सर। मतलब गवर्नमेंट क्या है, किसको किसको गवर्नमेंट बोल सकते हैं, इसका एक आइडिया तो ले लेना चाहिए। अच्छा, रीजनल काउंसिल सेक्शन 371A के अंदर रीजनल काउंसिल के बारे में बोला है। Thus local authority includes only those bodies which are listed in the above definition। मतलब लोकल अथॉरिटी में हम लोग सिर्फ उसी को लेंगे जिनके बारे में इस लिस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। It would not include other body which is merely described as a local body or by virtue of a local law। For example, local development authority set up by state government to undertake developmental works like Delhi Development Authority, Ahmedabad Development Authority, ठीक है, KMC कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, चलता है ना अपने कोलकाता में KMDA, अरे KMDA, न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे भी है, हाँ देखे होंगे आप लोग, यस सर। ठीक है, है तो आप दादा। समझ रहे हो। तो लोकल अथॉरिटी के लिस्ट के अंदर GST एक्ट ने इसको नहीं रखा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के अंदर लोकल अथॉरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है और लोकल अथॉरिटी के अंदर कौन हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया, ठीक है। एंड नॉट क्वालिफाइड एज लोकल अथॉरिटी। इन द सब्सिक्वेंट पैरास वी हैव एग्जामिन्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो चलो देखते हैं गवर्नमेंट क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सुमित एथलेट क्या रे, ओके ठीक আছে, পরে শুনে নেব তোর কেন লেট। Entry 7 provides that services provided to a business entity are exempt if its aggregate turnover is up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under CGST Act। अभी मैं 2 मिनट पहले आपको यही समझा रहा था। However, this exemption is not applicable to specified service। अगर ये स्पेसिफाइड सर्विस कैटेगरीज में है, स्पेसिफाइड सर्विस भी मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, वो पोस्ट ऑफिस का जो सर्विसेज वगैरह था, ठीक है, स्पेसिफाइड सर्विसेज जो GST एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है, नॉट एग्जेम्प्ट में आता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका जो रेंट देना वो GST एग्जेम्प्ट में नहीं आता। रेंटिंग इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस अलाउइंग, परमिटिंग, ग्रांटिंग एक्सेस, एंट्री, ऑक्यूपेशन, यूज और एनी सच फैसिलिटी होली और पार्टली इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट द ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। मतलब चाहे आप मालिकाना ट्रांसफर करो ना करो, कंट्रोल ऑफ द सेट इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स लेटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग और अदर सिमिलर अरेंजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, लैंड, बिल्डिंग, यही सब तो होता है ना सर। तो जो भी चीजें मूव नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को जब रेंट वगैरह में देते हैं तो उसको इसके अंदर रखा गया है, ठीक है, ये एग्जेम्पशंस के अंदर नहीं काउंट किया जाता। अच्छा, GST on service supplied by the central government, state government, union territory, local authority to a business entity whose turnover exceeds such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the CGST Act। एक काम करते हैं सर, चलो इसको ना देखने के लिए एग्जाम्पल बड़ा काफी है। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, जो भी आपके मन में मतलब चल रहा है ना, ये एग्जेम्पशन का जो बात अभी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि कोई बिजनेस अगर लिमिट क्रॉस नहीं करता है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जो उनको मतलब जो टर्नओवर वगैरह होना चाहिए। एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी है, इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस रिलेटेड टू कंसल्टिंग इंजीनियर सर्विस इन दिल्ली। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एंटिटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 20 लाख। इनका लिमिट है 20 लाख का। तो ये 20 लाख का जो फाइनेंशियल ईयर में इनका जो टर्नओवर का लिमिट है ये क्रॉस नहीं किया। तो अगर टर्नओवर का लिमिट क्रॉस नहीं किया तो फिर क्या इसको GST देना पड़ेगा। नो टैक्स इज पेबल ऑन द सर्विसेज रिसीव्ड बाय इट। मतलब जो भी सर्विसेज ये रिसीव करेगा, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से, नॉर्मली RCM हो गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, क्योंकि ऐसे केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगते हैं सर। जिन लोगों ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं पढ़े, RCM सर्विस के बारे में कोई आइडिया किसको नहीं है। RCM के बारे में हम लोग सप्लाई अंडर GST के चैप्टर के अंदर या चार्ज अंडर GST के अंदर, सॉरी इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना एग्जेम्पशन से पहले, उसको हम लोग चार्ज अंडर GST के नाम से पढ़ते हैं, चार्ज ऑफ GST। उसके अंदर ना डिटेल्स हम लोग फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज के बारे में डिस्कशंस किए हैं। अगर किसी ने नहीं किया डोंट वरी, मैं अभी आपको रिकॉर्ड शेयर करूंगा और बाद में इसका फिर से आप लाइव कर लेना, तो 2 बार हो जाएगा, रिविजन्स भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ऐसे रिवर्स चार्ज सिंपल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। रिवर्स चार्ज क्या हो जाता है सर, रिसिपेंट जो होता है ना सर, रिवर्स चार्ज क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है उनको GST देना पड़ता है। नॉर्मली सप्लायर GST पे करते हैं सर, नॉर्मली GST में क्या है, सप्लायर GST पे करते हैं, बट कुछ केसेस में
ऐसे बहुत सारा है, कुछ केसेस बोल के बहुत सारा केसेस है जहाँ पर रिसिपेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो भी फाइनेंशियल सर्विस जो कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस दिल्ली में है, इनका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं किया, जो लिमिट से नीचे है, तो नो टैक्स इज पेबल ऑन द सर्विसेज रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम द गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये सर्विस इनका जीएसटी के अंदर नहीं आया, बिकॉज इसका लिमिट क्रॉस नहीं किया। बोलो सर, समझ में आया ये एग्जांपल? बोलो। हाँ सर। हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी किया है, अभिषेक, स्नेह, संपद, किसी ने भी किया चार्ज ऑफ जीएसटी? आई थिंक नील किया है। कोई नहीं सर। चोरिस नहीं, ठीक है। अच्छा, चार्ज चार्ज ऑफ जीएसटी का लेक्चर्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में एक बार पिन कर देना, तो ठीक है। मैं आपको चार्ज ऑफ जीएसटी अभी शेयर करूंगा ना, तो थोड़ा सा क्योंकि कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो जाएगा। चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी का चार्ज कब कब चार्ज किया जाता है, सिंपल बात है, भाई जीएसटी कब लगाएंगे, सिंपल बात है, और कौन करेगा, फॉरवर्ड चार्ज की रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर करेगा, रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट करेगा। तो वहां पर वो केसेस डिस्कस किया गया है कि फॉरवर्ड चार्ज तो जो नॉर्मल है वो तो डिस्कस किया ही है, साथ में रिवर्स चार्ज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब किस किस केस में रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, इसका पूरा लंबा डिस्कशन हुआ है वहां, ठीक है। तो एक बार अभी गो थ्रू कर लेना, फिर बाद में मैं लाइव में फिर से बताऊंगा एक बार। ओके, अच्छा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये तो आपको मैं ऑलरेडी एक बार पोस्ट के बारे में बताया, जो स्पेसिफाइड सर्विस के अंदर स्पीड पोस्ट वगैरह आ गया था। एंट्री 6 स्टिपुलेट दैट सर्विस बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू ए पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी आर नॉट एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया? टू ए पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी आर नॉट एग्जेम्प्ट, मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा, यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड करेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, बट नॉर्मल किसी को देगा तो एग्जेम्प्ट नहीं है, सिंपल बात है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये जो पोस्ट ऑफिस है ये म्यूचुअल फंड भी बेचता है, बॉन्ड भी बेचता है सरकार का, पासपोर्ट एप्लीकेशंस भी बेचते हैं, कलेक्शन टू टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कमीशन बेसिस में बेचते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी सर्विसेज है ये एग्जेम्प्टेड सर्विस के अंदर लाया जाता है, ठीक है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, दी सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ, अच्छा नहीं, देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा ये बोल दिया, दी सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ इंटरमीडिएरी, ये जो भी काम ये करते हैं ना, ये बेसिकली क्या हो गया, ब्रोकरी टाइप का हो गया, कमीशन लेता है। तो दीज आर सर्विस इन नेचर ऑफ इंटरमीडिएरी एंड जनरली कॉल्ड एजेंसी सर्विस। ऑन एजेंसी सर्विसेज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लायबल टू पे टैक्स, सॉरी सर एग्जेम्प्टेड नहीं है, लायबल टू पे टैक्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स चार्ज। अच्छा, रिवर्स चार्ज भी नहीं होता इस पे, बिकॉज यहाँ पर सर्विस वही प्रोवाइड करेगा, मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस पोस्ट को ही माना जाएगा और उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह का काम पे, जब वो कमीशन एजेंट का काम कर रहा है। कमीशन एजेंट का काम जैसे मैं आपको बोला ना, टेलीफोन बिल लेना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना, कहीं कहीं किसी किसी जगह में करते हैं सर, जहाँ पर जरूरत है, गांव साइड में पोस्ट ऑफिस से ही सब कुछ हो जाता है, तो ऐसे काम पे जीएसटी को, मतलब उनका जो टैक्स है वो पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और उसमें कोई रिवर्स चार्ज भी अप्लाई नहीं होता। रिवर्स चार्ज मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, नॉर्मली सप्लायर जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, नॉर्मली सप्लायर जीएसटी पे करते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी होता है यहाँ पर रिसिपिएंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टिंग सर्विस में रिसिपिएंट को पे करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टर नहीं देता, ठीक है, ट्रांसपोर्टर जीएसटी नहीं देता है, जो रिसिपिएंट है लाइक फैक्ट्री वगैरह उनको देना पड़ता है। जैसे मान लो कोई फॉरेन में है, आप किसी फॉरेन में किसी से कोई सर्विस ले रहे हो, तो यहाँ पर सर्विस आप ले रहे हो, फॉरेन में जो बंदा बैठा है सप्लायर वो है, लेकिन गवर्नमेंट क्या सप्लायर को ढूंढने फॉरेन जाएगा? तो क्या बोलेगा, भाई आप इंडिया में हो, आप रिसिपिएंट हो, तो आपसे ही जीएसटी ले लेंगे। अब फॉरेन में कौन जाएगा ढूंढने की, भाई कौन सर्विस दिया है कौन नहीं दिया? समझ में कुछ आया सर? कॉमन सेंस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज समझ में आ रहा है ना? रिवर्स चार्ज, थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। लेकिन जब आप रिवर्स मतलब जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ लोगे ना एक बार, तो जो भी छोटे मतलब डिटेल्स है उसमें पूरा जीएसटी चार्ज ऑफ जीएसटी के पूरा डिटेल्स बोला गया है कि भाई क्या होता है रिवर्स चार्ज, कब कब यूज होता है, लिस्ट है पूरा, ठीक है। उसमें मेन जो भी डिटेल्स है वो भी बताया गया और एक पूरा लिस्ट भी आपके सामने रहेगा, तो आप देखोगे ना तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा रिवर्स चार्ज क्या है। उसको आरसीएम बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, तो फिर पोस्ट ऑफिस का सर्विसेज आपको समझ में आ रहा है। हाउएवर द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स आर नॉट लायबल टू टैक्स, जैसे कि एकदम कॉमन सेंस लगा लो सर, बेसिक मेल सर्विस, हाँ चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, गाना सुने कि नहीं सुने? हाँ,
कह रहे हैं ये देखा, ये इनलैंड लेटर कभी देखा आप लोगों ने? बचपन में मैं जब रामकृष्ण मिशन वगैरह में पढ़ता था ना, मेरे को ऐसे चिट्ठी मिलता था घर से। आप लोग कभी किसी को चिट्ठी दिए हो या चिट्ठी किसी से लिए हो? ऐसा एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास? पोस्ट कार्ड, चिट्ठी? हाँ सर। अच्छा। अच्छा, चलो सर बढ़िया। अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो एकदम सर मतलब गोल्डन एक्सपीरियंस है। शायद ये भाई के एक्सपीरियंस पढ़ाता हूँ। भाई के पढ़ाते। चलो यार, बहुत अच्छा, मेरे को सुन के अच्छा लग रहा है। मैं चिट्ठी लिखता भी था, चिट्ठी लिखने का हम लोग बंगाली में लिखते थे। हाँ, ऐसे मुझे अभी भी याद है कैसे लिखते थे सर। पूजनीयो। देखा है कभी किसी को? पूजनीयो बंगाली में ऐसे लिखते थे, पूजनीयो माँ या फिर पूजनीयो बाबा। ठीक है, পত্রের প্রথমে প্রণাম নেবে, इट्स लाइक दैट। ठीक है, इट्स वेरी ओल्ड फैशन बट सर। স্ট্যাম্প কালেক্ট করতে ভালো লাগবে। हाँ बोलो। স্ট্যাম্প কালেক্ট করতে ভালো লাগবে, স্ট্যাম্পের জন্য চিঠি লিখতাম। यस सर। नहीं, कोई स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए मैं तो चिट्ठी देता था, इसलिए कि मेरे पास और कोई कम्युनिकेशन नहीं था। एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो जाता था, 99 के टाइम का बात कर रहा हूँ, 99 2000 टेलीफोन कम्युनिकेशन हो जाता था। बट महीने में एक बार, मंथ में। तो अगर डिटेल्स में कुछ बोलना होता था ना, तो मैं चिट्ठी लिख के, एक बार वो चिट्ठी में लिख के बोला था कि यहाँ पर मेला होने वाला है, मैं जहाँ पर रहता था, तो मेरे पास अगर कुछ पैसा हो जाता एटलीस्ट 10-15 रुपीज़, तो फुचका का स्टॉल दिया है मेला में, तो मुझे फुचका खाने का मौका मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम लोगों का ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस था, तब से चालू हो गया था, तो कोलकाता आना जाना करता था गाड़ी। तो जो मिशन था, हॉस्टल मिशन का, तो रोड साइड में था। तो ड्राइवर के थ्रू से मैं जब स्कूल में था, छुप छुप के मेरे को पैसा भेजा था, क्योंकि मिशन में ना पैसा अलाउड नहीं होता। ठीक है, मतलब आप अपने पास पर्सनल मनी नहीं रख सकते थे। तो ड्राइवर मेरे को ऐसे स्कूल टाइम पे ऐसे आके ना, मैं ग्राउंड में खेल रहा था, मेरे को ढूंढ के मेरे हाथ में 50 रुपीज़ दे के गया था, मेरे को आज भी याद है। और उसमें से मैं तब 1 रुपये में मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 फुचका मिल जाता था, 1 टका में या 2 टका में ऐसा। मज़ा आया था सर। ये सब चिट्ठी का याद आ गया सर। चलो सर, पोस्ट ऑफिस बहुत यादें जोड़ देता है सबको। अगर पुराने में, थोड़ा पुराने ज़माने का हो ना सर, सर बहुत पुराना नहीं सर, लेकिन फिर भी थोड़ा याद है। ये सब गांव में रहने का फ़ायदा। बेसिक मेल सर्विसेज नोन एज पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट कार्ड, inland letter, book post, registered post, provided exclusively by the Department of Post to meet the universal postal obligations। ठीक है, ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड है एकदम सर, आंख बंद करके। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग्स अकाउंट्स। जानते हो आप लोग पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट होता है? हाँ, इशू ऑफ Yes, पोस्टल sir. ऑर्डर्स, पेंशन पेमेंट्स एंड अदर सच सर्विसेज। इस तरह का जो भी पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब। हाँ बोलो सर, बोलो। इंटरेस्ट तो सर बेशी मैंने हाँ हाँ, बैंक से ज्यादा होता है ना? बैंक से ज्यादा होता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अनदर पॉइंट सर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस। इसमें जीएसटी का कुछ खेल है क्या? सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था, प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट or state government to another department of the central government or state government are exempt under entry 8, under entry 8। ठीक है, तो इसमें सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution, and service by a governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a panchayat under Article 243G of the Constitution are exempt by entry 4 and entry 5 respectively। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, ये देख रहे हो ना सरपंच कैसे गांव का बैठा हुआ है। हाँ, हम लोग इधर बोलते क्या, प्रधान बोलते हैं, और भारत के जैसे उत्तर भाग, नॉर्थ इंडियंस में, वेस्टर्न इंडियंस में बोलते हैं सरपंच, है ना? हम लोग यहाँ पर बंगाल में बोलते हैं प्रधान। ऐसे सोल्यूशन दे रहा है। तो ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये एग्जेम्प्टेड सर्विस के अंदर ही रखा गया है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज टू ऑफ गवर्नमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। देखो सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस। ठीक है, पुलिस तो समझते हो है ना, जिसको देख के हम लोग डर जाते हैं। पुलिस को देख के डर जाते हैं कि खुश हो जाते हैं? बोलो ना, किसी के घर में पुलिस आता है, हाँ? उतना भय पे ही है। एग्जैक्टली, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। ठीक है,
जिस दिन जानोगे कि पुलिस को देख के आपको खुशी हो गया, आप जानोगे कि आपका कंट्री डेवलप हो गया। ये दिन कब आएगा हाँ, आई डोंट नो। हाँ बोलो सर। ওটা হবে না স্যার, ওটা হবে না স্যার, থাকলে कोई ওটা कुछ बोल सर रहे impossible। পুলিশও কেউ ভালো হতে হয় না স্যার, हाँ बोलो। পুলিশদেরকেও ভালো হতে হবে, কান্ট্রির পুলিশ যদি ভালো হয় তখনই সেফ ফিল করে। कंट्री का पुलिस तभी अच्छा होगा जब कंट्री का लोग अच्छा होगा। हमारा नेता कैसा हो, जैसा जनता हो। जनता से डिपेंड करता है सर कि आपका नेता कैसा होगा, आपका पुलिस कैसा होगा। आप सोच रहे हो कि पुलिस और नेता से डिपेंड करता है, नहीं सर, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। इसी यही तो डेमोक्रेसी का फायदा है। आप सोचो एक बार, वोट कौन देता है? हम देते हैं, चाहे मोदी को दे या दीदी को दे, किसी को भी दे, डिपेंड करता है हम किसको चूज करते हैं। मैं तो पूरा मानता हूँ सर, डेमोक्रेसी में इतना पावर है कि अपने मर्जी में आप चूज कर सकते हो कि कौन आएगा और कौन नहीं। अब क्या है ना, अब जब देश में ऐसा कल्चर बन जाता है कि एक ही इंसान को सर पे 30 साल 40 साल तक मतलब रखने का एक ये जो होता है ना, ये डेमोक्रेसी के लिए खराब बात है। 5-10 साल रहने दो, फिर खत्म करो ना, जाओ হ্যাঁ স্যার, दूसरा कोई। চেঞ্জ করলে স্যার, স্যার চেঞ্জ করলে কান্ট্রি ডেভেলপমেন্ট হবে। हाँ चेंज करते रहना चाहिए, मतलब एटलीस्ट डर तो होना चाहिए मन में कि भाई मेरा जगह भी परमानेंट नहीं है, मैं भी जा सकता हूँ, ये होना जरूरी है। আর ওই মানুষকে স্যার এই ওই লোভ দেখিয়ে স্যার ভোট নিয়ে নেয়। अब हाँ वो क्या होता है ना, लोगों को पैसा बांट के वोट होता है, लोगों को दारू पिला के वोट होता है, ठीक है, छप्पाबाजी मार के वोट होता है, ये थोड़ी ना है। जैसे एक पुलिस से मुझे एक्चुअली ये बात याद आया था कि अपना केरला है ना सर, केरला, হ্যাঁ স্যার। केरला में एक्चुअली वहाँ का मतलब इसका मेन जो क्रेडिट है केरला गवर्नमेंट को भी जाता है कि केरला में जो भी गवर्नमेंट चला है सर, कोई बोलेगा सर वहाँ पर कांग्रेस का गवर्नमेंट होता है, वहाँ पर सीपीएम का मतलब कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट होता है, बट कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट, वही कम्युनिस्ट बंगाल को भी रूल किया है ना, और वही कांग्रेस पूरा भारत को रूल किया, नहीं कुछ कर पाया। लेकिन सेम कांग्रेस सेम कम्युनिस्ट केरला को रूल किया। बट केरला का कल्चर अगर आप ओवरऑल देखोगे, मतलब जिस तरह का एडुकेशन उन लोगों ने बिल्डअप किया, जिस तरह का ह्यूमन कंससनेस लोगों के अंदर है, ठीक है, सीरियसली इवन वहां पर पुलिस घर पे आता है सर, पुलिस घर पे आता है मतलब आपने कुछ अच्छा किया होगा, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ कुछ विलेजेस है, नॉट ऑल द विलेजेस बट देर आर कल्चर दे बिल्ड कि इफ इन एनी विलेजेस ऑफ केरला इफ पुलिस विजिट दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग स्पेशल, तभी पुलिस आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आता है। हमारे देश में ईस्टर्न इंडिया में तो ऐसा आप कभी ना सोचो, पुलिस तभी आता है जब आप कुछ क्राइम करते हो या फिर आपको क्राइम में फंसा गया है, ठीक है, बट यहाँ पर पुलिस आया मतलब केरल में, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई हाँ हो सकता है कुछ अच्छा भी किया हो, बुरा काम भी आता है, अच्छा काम में भी आता है। पुलिस का काम है सर्विस प्रोवाइड करना लोगों का, और वो केरल करने का कोशिश करता है, इसलिए मैंने केरल का नाम लिया। लेकिन वही कम्युनिस्ट बंगाल को भी रूल किया 34 ईयर्स तक, वही कांग्रेस जो पूरा भारत को चलाया मतलब ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स तक, 60 साल, 60 उससे भी ज्यादा। बीजेपी गवर्नमेंट तो जस्ट मोदी जी के गवर्नमेंट में अभी 10 साल होगा शायद, और उधर अटल जी के टाइम पे मैक्सिमम 5 साल, वो भी पूरा अटल जी नहीं चला पाए, एनडीए था, ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 साल बीजेपी का गवर्नमेंट, और बाकी जो 60 ईयर्स टोटल कांग्रेस ने चलाया, बट ऐसा कोई भी स्टेट में इनकलकेट नहीं कर पाया। तो आप क्या बोलोगे, पार्टी का बात है सर? नहीं, पार्टी कहाँ से, लोगों का इच्छा है। ये मलयाली जो लोग हैं इनके अंदर शायद ऐसा भूख था कि भाई हम अपने स्टेट को ऐसे बनाएंगे, अब जो भी पार्टी रहे, चाहे कम्युनिस्ट चला है, चाहे कांग्रेस चला है, चाहे बीजेपी चला है, क्या फर्क पड़ता है, देश लोगों से बनता है सर, पार्टी से नहीं। आई डोंट नो आप लोग बात मानोगे कि नहीं मानोगे, बट ऐसा मेरा मानना है। पार्टी जैसे बनाएंगे, पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है जिसका अलग अलग होगा, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, लेकिन इंसान सही होना चाहिए। भाई हाँ, हम लोग अपने स्टेट को साफ सुथरा रखेंगे, हम लोग अपने सिस्टम को साफ सुथरा रखेंगे, लोगों के अंदर एडुकेशन बिल्डअप करेंगे, ये लोगों के मन में होना चाहिए। हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में क्या ना, किसी को एडुकेट होने बोलो, भाई क्या होगा पढ़ के, उससे अच्छा पार्टीबाजी करते हैं, हाँ उससे अच्छा है कि भाई किसी पार्टी का चमचागिरी करते हैं, पैसा हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे बंगाल में ऐसे कल्चर आ गया। कॉलेज में क्या पढ़ाई नहीं होता, पार्टीबाजी होता है, पार्टी का दादा लोग आगे ए सोन चले जा, ये सब भी तो चल रहा है ना, गलत बोला क्या? अरे না স্যার, भाई सर एडमिशन भी वही दादा लोग ही करवाते हैं इसलिए। अब बोलो, अब एडमिशन कराने के लिए दादा लोगों का क्या जरूरत है, आप बताओ मुझे। एडमिशन प्रिंसिपल नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। आप समझ सकते हो ना, अब ऐसे कल्चर हम लोग बनाए हैं,
ये कोई किसी पार्टी ने बोला क्या? अब हम लोग डर गए, वी ऑल। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं भी डरा हुआ हूँ, आप बोल रहे हो, आप भी शायद डरे हुए हो, सिस्टम ही डरा हुआ है। मतलब ये डेमोक्रेसी है कि क्या चल रहा है सर? आप ही बोलो। इसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। जैसे वो जर्मन में हिटलर का क्या हालत हुआ था जानते हो ना? अगर ऐसा चलता रहेगा ना, चाहे कोई भी स्टेट हो, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, अगर पब्लिक ऐसा डरा हुआ रहेगा तो बहुत खराब बात है। हम लोग सच में बहुत डर जाते हैं, किसी का कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। छोड़ो सर, पॉलिटिक्स हेलो में नहीं जाना है। हाँ बोलो। তুমি সেদিনকে না, হ্যাঁ হ্যাঁ বেশি দাদা বেশি গল্প কিছু বলবি না কিন্তু। হ্যাঁ গল্প বল। কিছু বলবো না হ্যাঁ বল বল। রিপাবলিক বাংলা একটা শো দেখছিলাম ঠিক হুম আছে তো আমি পুরো পলিটিক্যাল পার্টির নাম বলছি না হুম ক্যাডার ছিল হুম। তো উনি বলছে যে চপ শিল্পটা কি শিল্প না আপনি যদি দেখেন যে দিনে যদি 2000 চপ বেচেন তাহলে পার চপ যদি 5 টাকা করে হয় মানে 5 দুগুণে 10,000 টাকা মাস গেলে 3 লাখ টাকা একদিন আমাদের রাজ্য একদিন উন্নতি করবে মানে আমার ফোনে মানে মাথা ঠিক নেই কি বা ভুলভাল ভাটের কথা বকছে এই হচ্ছে আমার রাজ্য যাই হোক, ঠিক আছে, চপ শিল্পটাও শিল্প, আই অলসো এগ্রি। চপের মধ্যে চপ को सर আমিও इसके শুনেছি अंदर डाल दो। हाँ बोलो। স্যার, আমিও শুনেছি। तुझे सुनेছিস? ठीक है सर, दैट्स अ डिफरेंट आर्गुमेंट, सब अपने अपने पार्टी के लिए बोलते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चॉप অতগুলো बना के চপ স্যার, অতগুলো চপ খেতে গেলে একটা দোকানে তো সবাইকে লাইন দিয়ে থাকতে হবে, তবে অতগুলো চপ বিক্রি হবে একদিন। नहीं, ऐसे ऐसा बोल के तो बेसिकली आप मतलब ऐसे नहीं कि चॉप শিল্প इज नॉट बैड, চপের দোকান লোক করবে, না বললেও করবে, है ना? हम लोग चॉप खाना थोड़ी छोड़ देंगे सर, चॉप खाएंगे, चॉप खाने में क्या बना है, कोई मना नहीं है। लेकिन आप ऐसे यूथ को थोड़ी बोल सकते हो कि भाई चॉप शिल्प, चॉपेर दुकान कर लो। भाई कोई अच्छा चीज़ बोलो। दुनिया प्रोग्रामिंग कर रहा है, दुनिया फाइनेंशियल वर्ल्ड बिल्डअप कर दिया। हाँ, बिग फोर, मतलब ये आज का ही एक डेटा था कि बिग फोर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे मतलब करोड़पति कंपनी बन गया बिग फोर, हाँ मतलब। सब तमिलनाडु बैंगलोर में स्टार्टअप्स खोल रहे हैं और ये लोग चॉप का दुकान लेकर बैठ गए। वही वही मैं बोल रहा हूँ सर, मतलब न्यू बेंगल न्यू। की हाँ, स्टार्टअप कल्चर तो हिटाओ तो है। स्टार्टअप कल्चर कहाँ से होगा? मतलब स्टार्टअप कल्चर तुम ट्रेडिशनल स्टार्टअप ही कर लो, राजस्थान जैसा। राजस्थान आईटी हब नहीं बनाता, राजस्थान ट्रेडिशनल स्टार्टअप करते हैं। अग्रवाल्स को देखो आप, ठीक है, मारवाड़ीज को देखो, पूरा ऑल ओवर द इंडिया जहाँ देखो। एक बहुत फेमस कहानी है ऐसे, मैम अग्रवाल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ पर जाए मारवाड़ी, हैं तो। आज नहीं सर, ये लोग तो सर 500 1000 साल पहले से है ना, तो और भी ज़्यादा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2000 ईयर्स बैक। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर वो कोई उनका इंजीनियरिंग कल्चर है सीखे। सर, हाँ वो उनका कल्चर है सर, इट्स पार्ट ऑफ हाँ, देयर वही कल्चर। वही मैं बोल रहा हूँ। तो अब वही तो पॉइंट है ना सर। ऐसा नहीं कि बंगाल में कभी बिजनेस नहीं था, बंगाल लीड करता था। ठीक है, हम लोग भी बिजनेस की कहानी वो। স্টার্টআপ মানে সফটওয়্যার কোম্পানি খুলতে হবে তার কোনো মানে নেই, স্টার্টআপ যে কোনো জিনিস एग्जैक्टली, হতে পারে। एग्जैक्टली एनीथिंग। अब ये बंगाल के अंदर क्या हो गया ना, हम लोग के आईटी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई आईटी टेक्नोलॉजी छोड़ के इतना सारा चीज़ है, कुछ भी करो यार, बनाओ स्टार्टअप। अग्रवाल अब রাজস্থানের প্রথম থেকে কোনো ডেভেলপ স্টেট ছিল না, দে মেড ইট ডেভেলপ স্টেট। এখন করছে। गुजरात तो सर क्या बोले सर, दुनिया में जिधर भी देखो बड़े बड़े इंडस्ट्री गुजराती के हाथ में, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया। হ্যালো बोल। এই তুমি আইটির কথাটা বললে তো আমার সেদিনকে মানে পেপারেও আমি দেখছিলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে আইটি কোম্পানি হচ্ছে তোমার টিসিএস 20,000 জব দিয়েছে আগের বছর মানে এই हम्म বছর বুঝলে हम्म 2021-এ তো আমাদের মানে কি বলবো টিসিএস দিয়েছে এটা টাটার ব্যাপার আমাদের हम्म ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কত মানে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন করতে পেরেছে সেটারও তো একটা ডেটাবেস দেওয়া দরকার কি বলবো ওটা বলবে কেন? ওটা তো বললে নীল, অসুবিধা। এটা স্যার নীল। ওটা কেন বলবে? ওটা বলে লাভ নেই। ঠিক আছে, अच्छा देख, बेसिकली जो पॉइंट में बात कर रहा था, जिसको बोलने के टाइम पे मैंने ये सब बात चालू हो गया सर। ठीक है, वापस आ जाओ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। कौन बनाते हैं? प्राइवेट एंटिटीज चलाते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट, जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन। बेसिकली बैंगलोर क्रिकेट जो है वो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन चलाते हैं। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, CAB, है ना। तो सिमिलरली तो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बैंगलोर रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस बैंगलोर का टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन एंड अराउंड द क्रिकेट स्टेडियम फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द क्रिकेट मैच। आप लोग जानते हो IPL में भी होता है, इंडिया का मैच चलने से भी होता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस अरेंजेस द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन, मतलब ऑब्वियसली पुलिस को इसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। इन दिस केस द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय द पुलिस पर्सनल आर नॉट एग्जेम्प्ट। सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय पुलिस पर्सनल आर नॉट एग्जेम्प्ट एज द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय, ये सर्विस कौन प्रोवाइड किया? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, ठीक है। गवर्नमेंट किसको किया? कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन किया। और ये क्रिकेट एसोसिएशन गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है सर, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है। हमारे देश में क्रिकेट जो चलता है BCCI से लेके हर एक क्रिकेटिंग बॉडी स्टेट वाइज, ये सब प्राइवेटली रन होता है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, सब प्राइवेटली रन होता है। एक्चुअली BCCI तो प्राइवेट रन है सर। हाँ, ऑब्वियसली उसका अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट है बोल के कुछ भी करेगा, नॉट लाइक दैट। आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा पैनल चलता है BCCI को देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो BCCI प्राइवेटली चल सकता है और प्राइवेटली वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप लोग पता है कि गवर्नमेंट चलाने से क्या हालत होता है, ठीक है। तो इसीलिए BCCI अगर प्राइवेटली अपने आप को अच्छे से चला पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। उल्टा ऐसा हो रहा है कि टैलेंट और ज़्यादा मिल रहा है सर इंडियन क्रिकेट को। तो जहाँ जहाँ देखो ना, जो स्पोर्ट्स मतलब जो भी स्पोर्ट्स इवेंट प्राइवेटली नहीं गवर्नमेंट के थ्रू से चलता है, वहाँ पर क्या चलता है? करप्शन चलता है, प्रॉपर टैलेंट सामने नहीं आ पाता। इसलिए देखो आज भी हमारा ओलंपिक का हालत देखो, ठीक है। मतलब जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां देखो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। मतलब क्या है ना, ये प्रॉब्लम है इंडिया का। मतलब इंडिया का प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक बार आप कैपिटलिज्म का सोचते हो और एक बार आप सोशलिज्म का सोचते हो। अब ये ना मतलब इसी का प्रॉब्लम है सर। चाइना का क्या है? चाइना गवर्नमेंट थ्रू से चलाता है ये सब चीजें, वहां पर कोई प्राइवेट बॉडी इसमें आएगा नहीं, तो उनका रूल्स रेगुलेशन चलता है। अब चाइना के साथ मैं कंपेयर नहीं करूंगा, वहां पर तो लोगों को ये भी आज़ादी नहीं है कि आप कौन सा स्पोर्ट्स चूज करोगे। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आप क्रिकेट चूज करोगे, ऐसा आज़ादी आपको नहीं है सर। आपको जिम्नास्टिक करना है, चाहे आप चल ना पाओ, आपको रिकेट हो जाए, यू हैव टू डू जिम्नास्ट। मतलब ऐसा है चाइना का सिस्टम। अब उसमें अच्छा है कि बुरा है, आई डोंट नो, उसमें मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि सोशलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। कैपिटलिज्म में क्या है, लोगों को मानना है कि कैपिटलिज्म है तो फिर मतलब जैसे भी जोर जार मुलुक तार, मतलब इस लाइक कि उसका पैसा है तो वो कर रहा है, मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूँ, इट्स लाइक दैट। अब इंडिया दोनों के बीच का रास्ता पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच में जहां पर कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कर जाते हैं, और जहां पर गवर्नमेंट सिस्टम है वहां पर सर आपको पता ही है क्या चल रहा है। हर जगह में क्या चलता है? करप्शन चलता है। इवन मैं जब, मुझे याद है सर, आप लोगों में भी बहुत सारे हो जो लोग स्पोर्ट्स में खेलते हो, मुझे पूरा पता है कि पैसा देके जिसको खेलना भी नहीं आता उसको भी खेलने के लिए भेजा जाता है ना। मतलब पेरेंट्स आके पैसा दे देते हैं, भाई मेरा बच्चा को खिलाओ। अरे भाई टैलेंटेड बच्चा को खिलाओ, भाई यहाँ पर मेरा बच्चा कहाँ से आ जा रहा है? तो इट्स लाइक दैट। तो ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट में जो भी बैठे हुए हैं ये बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। डिफरेंट इशू, बट यही तो प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इन दिस केस जस्ट मैं आपको एक बार बोलना चाहूंगा कि कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन जो है इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द कंसिडरेशन पेड albeit अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब ये कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बेसिकली रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है कि सप्लायर ऑफ सर्विस है? बताइएगा सर। KCA रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है कि सप्लायर ऑफ सर्विस है? बोलो सर एक बार। कोई तो बोले। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन रिसीव किया कि सप्लाई किया? सर सप्लाई तो गवर्नमेंट ने किया, सप्लाई तो गवर्नमेंट ने किया। पुलिस किसने दिया? सरकार ने दिया। रिसिपेंट कौन है? कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन। तो टैक्स किस पे चार्ज करेगा? सर टैक्स तो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को ही देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू से देना पड़ेगा। तो रिसिपेंट ऑफ सर्विस को ही गवर्नमेंट को, मतलब बेसिकली टैक्स उसी से कलेक्ट होगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट इसको कलेक्ट ना करके डायरेक्टली KCA को बोलेगा, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को बोलेगा कि भाई सरकार के घर में जो भी टैक्स जमा करना है, जितना भी रेट है वो आप जमा कर दो। क्लियर है सर बात? तो सर बोलिएगा हाँ ना, कुछ तो बोले।
तो ये क्या खेल बन गया, मैं फिर से एक बार आपको पॉइंट याद दिला देता हूँ, बीच में बहुत सारा कहानी हो गया आज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयूज कॉर्पोरेट एंटिटीज, जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज का भी होता है ना, कोई बड़ा कंपनी का कुछ इवेंट चलता है तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट पुलिस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उसको जो भी टैक्स पे करना होता है वो गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं डायरेक्टली, क्या कॉन्सेप्ट में, रिसिपिएंट बेसिस में, मतलब आरसीएम के हिसाब से। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी ऑफिस भी हो सकता है या फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट भी हो सकता है हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, जो भी करें। लेकिन ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट बिजनेस नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। सर सर्विस आर टैक्सेबल सप्लाईज एंड द रिसिपिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जो सर्विस रिसीव करेगा उसी को देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड टू गवर्नमेंट फॉर सच सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, जो बेसिकली रिवर्स चार्ज में होता है। और रिवर्स चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर डिस्कस किया गया। जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा था कि सर रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर आपको बाय चांस आपने नहीं पढ़ा तो आप जरूर रिवर्स चार्ज के लिए चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर डिटेल्स में पढ़े, मैं मुझे बताएं, मैं आपको सारा का सारा क्लास शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पूरा रिवर्स चार्ज क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और भी बात आगे बढ़ाते हैं सर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से एक बार मैं पॉइंट को बताता हूँ फिर एग्जाम्पल देखता हूँ सर। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर ये तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हो एंट्रेंस में, अरे एंट्रेंस में भी पढ़े हो या फिर इवन इंटरमीडिएट लेवल में भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। ऐसे स्पेशली इन सीए के केस में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट फाउंडेशन में हो जाता है। सीएस के केस में कॉन्ट्रैक्ट का एरिया एग्जीक्यूटिव लेवल में आपका मॉड्यूल 2 के अंदर है, कॉमर्शियल लॉ के अंदर। और सीएमए के केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बड़ा डिटेल्स इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन में भी है और इंटरमीडिएट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही फेमस है, तो उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है सर ये बहुत ही फेमस पॉइंट है। तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द कंडीशंस नॉर्मली stipulated in the government contracts for supply of goods or services. The agreement entered into between the parties stipulates that both the service provider and the service recipient abide by the terms and condition of the contract. मतलब जो सर्विस दे रहा है, जो सर्विस ले रहा है, सभी को कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह आ जाता है सर कि ये टॉलरेटिंग ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, मतलब अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं करता या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो ऐसे केसेस में जीएसटी का क्या खेल है सर, पेनल्टी वगैरह चार्ज हो जाता है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें अगर कोई पेनल्टी चार्ज दे रहा है तो क्या उसमें जीएसटी आएगा। तो इसके लिए आपको ये एग्जाम्पल एक बार देखना पड़ेगा, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। सर प्लीज कंसेंट्रेशन रखना, आपको कैसे क्लियरली समझ में आता है आप देखो। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, ठीक है सर, कर्नाटका बार बार, अरे वो तो बस इंस्टीट्यूट ने दे दिया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका entered into an agreement with मेसर्स एबीसी, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेसर्स एबीसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पीडब्ल्यूडी कर्नाटका के साथ काम कर रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट बनाया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन। बदले में वो कुछ पैसा लेगा, बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बड़ा ही फेमस लाइन है सर, नो कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पढ़े हो आप लोग, अरे पढ़े तो हो, याद है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थैंक यू सर, ठीक है। तो फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन, तो एग्रीड कंसिडरेशन में मेसर्स एबीसी के साथ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कर्नाटका का एग्रीमेंट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स। In the agreement dated 10th of July, it was agreed by both the parties that Mrs. ABC shall complete the construction work and hand over the project on or before the 31st December. 10th July of any year कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन रहा है और बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब कंप्लीट होगा, 31 दिसंबर को। इट वाज फर्दर एग्रीड दैट एनी ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए बाय आइदर पार्टी, कोई भी किसी से भी, चाहे पीडब्ल्यूडी भी हो सकता है या फिर मेसर्स एबीसी से भी हो सकता है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर दोनों में किसी से भी हो सकता है। बाय आइदर पार्टी वुड गिव राइट टू द अदर पार्टी, मतलब जो भी ब्रीच करेगा वो दूसरे पार्टी को क्या बोलेगा कि आप डैमेज क्लेम कर लेना, क्लेम डैमेजेस और पेनल्टी, ठीक है। तो मेसर्स एबीसी डिड नॉट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ने ब्रीच नहीं किया,
एबीसी ने ब्रीच कर दिया। तो जैसे ही एबीसी ने ब्रीच कर दिया तो डिड नॉट हैंड, और जैसे एबीसी नहीं कर पाया कंस्ट्रक्शन एंड डिड नॉट हैंड ओवर द प्रोजेक्ट बाय द स्पेसिफाइड डेट, जो 31 दिसंबर का डेट रेडी किया था उन लोगों ने, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में था, डिपार्टमेंट आस्क, मतलब पीडब्ल्यूडी बोल रहा है किसको, पेनल्टी या डैमेज मांग रहा है किससे, मेसर्स एबीसी से, एंड ये भी थ्रेट दिया कि हम कोर्ट में जाएंगे अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो कोर्ट केस मतलब और झमेला है ना। तो रिजल्टेंटली मेसर्स एबीसी पेड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट में था कि भाई पेनल्टी कितना होगा, 10 लाख का पेनल्टी होगा, टू द डिपार्टमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस 10 लाख का जो अमाउंट है दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस अमाउंट is charged, मतलब this amount charge GST or not, that is the point. Amount paid by Messrs ABC is to department is exempt from payment of tax. ये जो अमाउंट या डैमेज या पेनल्टी जो भी नाम से बताओ आप, ये टैक्स के अंदर नहीं आएगा। तो इसको क्या बोला सर, नॉन परफॉर्मेंस, और मतलब टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है सर, बोलो, इसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्ट है इसको। মানে স্যার পেনাল্টি বাবদ কিছু নিলে ওটা জিএসটি চার্জ হবে না, তাই তো? यस, मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ पेनल्टी ले रहा है तो वो जीएसटी नहीं आएगा, गवर्नमेंट सर्विसेज का बात चल रहा है। এই ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টটা যদি পিডব্লিউডি থেকে হতো তাহলে কি জিএসটি চার্জ হতো? नहीं, उसके केस में भी नहीं होता। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एकदम क्लियर कट बोला है, देखो, इन केस ऑफ ए पार्टीज breach of the contract for any reason including non-performance of the contract, then such person is liable to pay damages in the form of fines or penalty to the other party. Tolerating non-performance of a contract is an activity or transaction which is treated as a supply of service, जो जीएसटी एक्ट में शेड्यूल 2 में बोला गया है, या सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर 2 के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया है। And the person is deemed to have received the consideration in the form of fines or penalty and is accordingly required to pay tax on such amount। ध्यान से समझिएगा। However, in case supplies made to government, ध्यान से देखिएगा, सप्लाईज मेड टू गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब मेड टू गवर्नमेंट मतलब प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। इन केस ऑफ सप्लाईज मेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग द नॉन परफॉर्मेंस, मतलब प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन अंडर एंट्री 62 ऑफ द नोटिफिकेशन। Thus, any consideration received by the government from any person or supplier for non-performance of contract is exempt from tax. That means, I hope you clear now, and the person is deemed to have been received the consideration in the form of fines or penalty and is accordingly required to pay tax on such amount। लेकिन जब बात आ गया कि ये सर्विस कौन दे रहा था, गवर्नमेंट दे रहा था, और सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट था, मतलब लेकिन उसमें नॉन परफॉर्मेंस किसके तरफ से हुआ, अदर पार्टी की तरफ से हुआ, तो इसमें जो भी पेनल्टी या फाइन होगा ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, ठीक है। लेकिन जब बात टॉलरेटिंग ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्टिविटी ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाता है एंड द पर्सन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और पेनल्टी, देन उस पे जीएसटी चार्ज हो जाता, मतलब उस पे टैक्स लग जाता। मतलब अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये पीडब्ल्यूडी करता और पीडब्ल्यूडी पेमेंट करता मेसर्स एबीसी को, तो उनको जीएसटी देना पड़ता। समझ में आया सर? अगर ये गलती पीडब्ल्यूडी से होता, ठीक है, और अगर पीडब्ल्यूडी को मेसर्स एबीसी को पेनल्टी देना पड़ता, तब उसमें जीएसटी चार्ज कर देता, लेकिन क्योंकि ये गलती मेसर्स एबीसी से, স্যার ওটাই, মানে পিডব্লিউডি যদি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের মানে ইয়ে করতো তাহলে তো পিডব্লিউডি তখন জিএসটি চার্জ হতো। यस, मतलब बेसिकली एबीसी को तब जीएसटी कलेक्ट करके देना पड़ता, बट इन दिस केस एबीसी को जीएसटी चार्ज कोई नहीं होगा बिकॉज ये एग्जेम्प्टेड है, जो एंट्री 62 ऑफ द नोटिफिकेशन में कहा गया है। क्लियर है सर पॉइंट? बोलो। बहुत छोटा छोटा बारीक, मतलब बड़े थीन लाइन है सर, थीन लाइन है, मतलब इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये एग्जामिशंस ऑफ सर्विस पे मैं अगर ज़्यादा मतलब हड़बड़ कर लूँ ना तो शायद आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो कि भाई कौन देने से होगा, कौन देने से नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सारा का सारा गवर्नमेंट सर्विसेज कंप्लीट कर दिया, जो जो मेन पॉइंट्स था। बोलो सर, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज समझ में आया कि नहीं आया, कि कब एग्जेम्प्ट होता है, Yes. कब एग्जेम्प्ट नहीं होता है?
ओके सर, आगे कंस्ट्रक्शन सर्विस में थोड़ा बात चालू करते हैं। हाँ, नीलेर आवाज पाচ্ছি না, নীল বুঝতে পারছিস কি পারছিস না? সুমিত, অভিষেক বল স্যার, সম্পদ ক্লিয়ার হচ্ছে Yes, কি sir. হচ্ছে না? হ্যাঁ अच्छा, entry number 10, description of services, construction services sir. Service provided by way of pure labor contracts of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation or alteration of civil structure or any other original work pertaining to the beneficiary led individual house construction or enhancement under the housing for all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, क्या है सर, एग्जेम्प्टेड सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, मैं आपको आगे इसका एनालिसिस दूंगा, बट उससे पहले आप एंट्री नंबर 10 ए में सर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज सर्विस 10A के अंदर, एंट्री 10A के अंदर, सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज EDU बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूब वेल ऑफ द फार्मर्स और एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज, एग्जेम्प्टेड के अंदर आ जाएगा। 11 सर्विस बाय योर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू ए सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। आगे एनालिसिस बताता हूं सर आपको। 41A के अंदर सप्लाई ऑफ TDR, TDR क्या होता है? TDR बेसिकली होता है सर, जैसे TDR FSI, ये क्या होता है बोल सकते हो? FSI मतलब होता है सर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। TDR का मतलब होता है सर, क्या बोलते हैं इसको, ये भी मतलब जमीन रिलेटेड है सर, मतलब बेसिकली कोई घर बनाने को रिलेटेड है। TDR का फुल फॉर्म, मुझे फुल फॉर्म क्या है TDR का, दिमाग से बाहर जा रहा है। TDR का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे? TDR FSI देख लेते हैं। TDR थोड़ा सा याद आ रहा है सर, मैं पूरा एक रेसिडेंशियल नहीं, नॉट रेसिडेंशियल। TDR किसी को दिख जाए तो बताना सर। FSI तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स से मुझे याद था। TDR का क्या होता है? TDR कहीं दिख ही नहीं रहा है। चलो यहीं पर दिख जाएगा शायद कुछ देर में। आप लोगों को मिले तो मुझे बताना सर। हाँ, मिला क्या किसी को TDR का फुल फॉर्म? इतना सारा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ना, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ TDR। पेज इज क्यों TDR এর ফুল ফর্ম? Sir, term deposit received. नहीं रे बाबा, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट ना, ये बोला ना वो स्पेस एरिया को लेके ही है TDR। टोटल डेवलपमेंटल राइट्स ऐसा कुछ है सर। टी डेवलपमेंटल राइट्स तो श्योर मो, बट T फॉर टोटल, T फॉर आई थिंक टोटल ही होगा। TDR yes, TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट, yes, I'm not স্যার sure, ট্রান্সফারেবল ডেভেলপমেন্ট দিয়ে আছে স্যার। ट्रांसफरेबल, सॉरी, ये ना मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट्स, शिवम का आवाज नहीं आ रहा है, शिवम है कि नहीं? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट्स, सप्लाई ऑफ TDR, FSI, floor space index, long term lease of land by a landowner to a developer are exempted subject to the condition that the constructed flats are sold before issuance of completion certificate and tax is paid on them. Exemptions of TDR, FSI, long term lease shall be withdrawn in case of flats sold after the issue of completion certificate, but such withdrawal shall be limited to 1% of the value in case of affordable houses and 5% of the value in case of other than affordable houses. सर चल क्या रहा है, समझाता हूँ सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग एरिया है सर कंस्ट्रक्शन के अंदर कि कब एग्जेम्पशंस करेंगे कब नहीं, ठीक है, और क्या TDS चार्ज करेगा उसका भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं एनालिसिस में लेके चलता हूँ कंस्ट्रक्शन सर्विस में। डिटेल्स में बात करते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, ये एक मिशन है सर हमारा प्रधानमंत्री का। ठीक है,
पहले भी था, इससे पहले वाला प्रधानमंत्री का भी था, ये वाला प्रधानमंत्री के भी है, ठीक है। तो हाउसिंग फॉर ऑल स्पेशली इन अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बन एरिया में सबका घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बोल के एक योजना चलते हैं सर, रेफर टू एज PMAY, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके थ्रू से लोन मिलता है सर लोगों को। लोन मतलब पूरा नहीं, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ लोन मिलता है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ घर बना सकते हो, लाइक अफोर्डेबल हाउस, थोड़ा उससे ज़्यादा, ठीक है। तो मैक्सिमम कुछ अमाउंट है जो आपको लोन में सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इज ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो सर, बोलो। 1,20,000 টাকা মতো পাওয়া যায়। 1,20,000 तक ऑलमोस्ट मिल सकता है, चलो अच्छा बात है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, MOHUPA, which envisions provisions of housing for all by 2022। ये एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया कि एटलीस्ट अर्बन एरिया में सबका घर हो। फिर द नेशन कंप्लीट 75 years ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी का अमृत। স্যার এখানে আধার কার্ডটা শুনলাম हाँ बोल बोल। 2,40,000 টাকা অবধি দিচ্ছে। अरे ये आवास योजना का ना सिर्फ 1,20,000 नहीं, 3-4 स्लैब है। आपको किस तरह का घर बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखाता हूँ PMAY स्लैब दिखाता हूँ, रुको। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो 1 मिनट रुको, मिल जाए तो मैं दिखाता हूँ। तीन तरह का, 3-4 तरह का घर का कॉन्सेप्ट है। ये देखो सर, एनुअल हाउस होल्ड इनकम, अच्छा इसके अंदर है ये वाला पॉइंट, ये अंदर है, ये इसके अंदर भी है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ ना आपको, ये देखो सर, EWS LIG, मतलब लोअर इनकम ग्रुप, उससे नीचे मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2, मतलब एनुअल हाउस होल्ड इनकम 12 से 18 लाख जिसका है एनुअल इनकम अप टू उन लोगों के लिए मिलेगा। और यहाँ पर दिया भी है मोर देन 6 लाख भी ओवरऑल सेविंग्स क्या हो सकता है उसको बताया। कोई बैंक का डिटेल्स मिल जाए तो अच्छा रहेगा। SBI होम लोन थ्रू PMOY, ये देख एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस EWS प्लस LIG, मतलब वो लोअर इनकम ग्रुप और EWS का कुछ अपना फुल फॉर्म होगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो जिसमें आप देख सकते हो कि अप टू मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ सब्सिडी अप टू 6 लाख। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? अरे স্যার जिसमें आप मैक्सिमम 15 साल तक लोन दे सकते हो, वैलिडिटी 2022 तक है। प्रॉपर्टी शुड बी फैमिलीज फर्स्ट होम होना चाहिए, फैमिली का पहला घर होना चाहिए, ठीक है। लोन्स अप्रूव्ड ऑन और आफ्टर 17/6/2015 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम पहले केस में अप टू 6 लाख तक हो सकता है, ये शायद SBI का भी खुद का कुछ प्लान है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा एक केस है जिसमें भी अप टू 6 लाख, और एक है अप टू 9 लाख, और एक है अप टू 12 लाख, जिसमें घर का वैल्यू भी अलग अलग देके रखा है, ठीक है। जब घर का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या इनकम ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, इसका भी एक अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कौन सा टाउन देखो अर्बन के लिए है, ठीक है, लोकेशंस इतना सारा टाउन्स के अंदर है, अर्बन 2011 का भी एक अलग एरिया है, तो डिफरेंट है। आपको बाद में इसके बारे में मैं आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है। तो मिशन 6 टू एड्रेस द हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन पुअर इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर, जो बस्ती में रहते हैं। ऐसे आप लोगों को पता है ना अपने इंडिया में सबसे बड़ा स्लम कहाँ है? इंडिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। धारावी, मुंबई। স্যার মুম্বাই धारावी। सेकंड लार्जेस्ट इन अपने कोलकाता में है, टिकियापाड़ा। ইয়েস স্যার। Slum rehabilitation of slum dwellers with participation of private developers using land as a resource, promotion of affordable housing for weaker section through credit linked subsidy, affordable housing in partnership with public private sector, subsidy for beneficiary led individual house construction और enhancement, इस तरह का। अच्छा, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मैं वहां पर ढूंढ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। EWS का मतलब है सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। The last component in this mission is to assistance in individual eligible families belonging to economically weaker section, that is called EWS. Categories to either construct new houses or enhance existing houses on their own to cover the beneficiaries who are not able to take advantage of other components of the mission. Such families may have a specified amount of
central assistance for construction of new house or for enhancement of existing users under the mission. Entry 10 of the notification बताते हैं सर कि exempts the service provided by way of pure labor contracts, मतलब ऐसे घर में जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो सरकार सब्सिडी देगा, सस्ते में घर बना के देना है, तो अगर सरकार उसमें टैक्स भी लगा देगा तो घर का वैल्यू तो बढ़ जाएगा। तो जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और अल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, कुछ भी करना पड़े, और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स जिसमें जो भी सर्विस इंक्लूड हो पार्टनिंग टू द बेनिफिशियरी डिड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें बेनिफिट किसका है? ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट है। एनहांसमेंट अंडर पीएमएवाई, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना फ्रॉम जीएसटी, इनको एग्जेम्प्ट करके रखा है, ठीक है। द टर्म ओरिजिनल वर्क मीन्स न्यू कंस्ट्रक्शन, all types of additions and alteration to abandoned or damaged structure on land that are required to make them workable, ठीक है, सब ओरिजिनल वर्क के अंदर रखा गया है। न्यू कंस्ट्रक्शन हो, पुराना कुछ कंस्ट्रक्शंस बिगड़ गया है उसको सही करना हो, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज व्हाटएवर, जो भी हो ये सभी चीजें ओरिजिनल वर्क के अंदर रखा गया है। और ऐसे ओरिजिनल वर्क में जो भी सप्लाई या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा वो एग्जेम्प्टेड जीएसटी के अंदर रखा गया है। Entry 11 of the notification exempt the service by way of pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation of original works pertaining to the single residential unit otherwise than as a part of a residential complex from GST, ठीक है, मतलब सिंगल रेसिडेंशियल कोई यूनिट को भी रखा गया, कोई कॉम्प्लेक्स भी ना हो, सिंगल यूनिट को भी रखा गया। द टर्म रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मींस एनी कॉम्प्लेक्स comprising of a building or buildings having more than one single residential unit. Further, single residential unit means a self-contained residential unit which is designed for use or wholly or principally for residential purpose for one family, ठीक है। तो रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या है और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का केस। क्लियर है सर? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बोलो एक बार मुझे। हाँ सर। देखते देखते पहुंच गए सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, ठीक है। चलो सर, आज तो सर बहुत सारा चीज हो रहा है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जब बात आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का तो एंट्री नंबर 15 इसके अंदर बात करता है। पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट accompanied belongings by air embarking from terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, 7 सिस्टर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 त्रिपुरा, ठीक है, इन लोग 7 सिस्टर्स। इसको जोड़ देंगे सिक्किम के साथ तो बन जाएगा 8 सिस्टर, और एट बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर इनका एयर के थ्रू से कुछ भी हो रहा है तो नॉर्मली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कैटेगरीज में अंदर आ जाता है सर। आपको पता ही चल गया कि मैंने इसका रीजन पहले ही आपको बताया था कि क्योंकि इनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि जो भी मणिपुर त्रिपुरा से कोलकाता में आते हैं ना सर, तो इनको बहुत दिक्कत होता है कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। क्योंकि अगर इनको घूम के भी जाना होता है ना ट्रेन के थ्रू से, मतलब ऐसे तो डिस्टेंस इतना सारा है सर, त्रिपुरा जाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ सर, मतलब यहाँ से उड़ीसा जाने में उससे ज़्यादा देरी लगेगा, क्या लगता है आपको? मतलब अगर किसी को पुरी जाना है, ठीक है, या तेलंगाना जाना है, उससे ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ से त्रिपुरा या मणिपुर बहुत ही नज़दीक है सर, बस बीच में बांग्लादेश आ गया। समझ रहे हो सर भारत का डेवलपमेंट में कैसा अड़ंगा कर दिया? हाँ, इंडिया को डेवलप करने में कैसे अड़ंगा कर दिया? मेन कल्प्रिट तो ब्रिटिश है सर, और क्या बताएं सर। ये डिवाइड एंड रूल करके भारत को 200 साल राज किया, भारत को और खोखला करके चला गया। मतलब मेरे को जब भी मैं देखता हूँ ना मेरा जी जलता है। क्यों? मतलब जो मेरा है, ढाका मेरा है। हाँ बोलो सर, बोलो। না আসামের প্রবলেমটা তো এরকম নেই। क्या नो आसाम प्रॉब्लम क्या नो नहीं? यहाँ से अगर तुम्हें आसाम जाना है, तुम देखो यहाँ पर अगर 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 बांग्लादेश इंडिया का मेन पार्ट होता जो पहले हमेशा से रहा है, ठीक है, तो फिर तुम्हें आसाम जाना कितना इजी हो जाता तुम्हारे लिए। अब तुमको कैसे आसाम जाना पड़ता है? ट्रेन के थ्रू से। एयर छोड़ो, आपको सिलीगुड़ी जाना ही पड़ेगा, फिर वहां से आपको आसाम में एंटर करना पड़ता है। मुश्किल हो गया ना सर? तुम इजीली सर जा मेरी सकते थे। माँ बोलती है ये कान घुमा के पकड़ने जैसा है। हाँ बोलो। মানে কানটা ঘুরিয়ে ধরার মতন, বাঁ एग्जैक्टली হাত দিয়ে मतलब ডান কান ধরা।
एग्जैक्टली मुश्किल हो गया सर, बहुत मुश्किल हो गया। और वो भी इस पर्टिकुलर एरिया से आपको मतलब आप बहुत सारा ट्रेन बहुत सारा बसेस एक साथ नहीं चला सकते बिकॉज स्पेस नहीं इससे है। रेलवे का खर्चा ही बढ़ गया। हाँ स्पेस नहीं है और गवर्नमेंट का भी बहुत कॉस्ट बढ़ गया सर इसके कारण, क्योंकि एरिया तो बस 22 किलोमीटर्स का है। आपको जो भी ट्रेन लाना हो बस लाना हो जो भी करना हो, ऊपर से पहाड़ है, ऊपर से पहाड़, ये पूरा का पूरा डुवर्स एरिया है और डुवर्स एरिया के ऊपर से कोई भी काम करो बहुत मुश्किल है। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, प्रॉब्लम है। अब इनको हर बात में अगर कोलकाता आना हो तो फ्लाइट करते ये लोग। मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, मुझे कॉलेज में मिला था, तो मुझे उससे पहले सर इतना नेशनल लेवल स्टूडेंट के साथ मेरा इतना कनेक्शन नहीं था क्योंकि मैं गांव के स्कूल में पला बड़ा ना। तो मेरा एक दोस्त था तो उसका घर था गुवाहाटी का, ठीक है। तो बस मतलब 2010-11 का बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई उसका नाम था इंदू, मुझे अभी भी याद है। तो मैं उसको पूछा भाई तो घर जाने में कितना टाइम लगता है, तो उसने मुझे बोला कि उसका घर गुवाहाटी है मुझे पता है। तो मेरे को ऐसे बोला अभी 45 मिनट्स लगता है। अरे बात तो मेरे से जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि वो फ्लाइट करके जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को कोई पूछता है कि मैं उसको फ्लाइट का डिस्टेंस बताते ही नहीं है ना, हम उसको ट्रेन बस का डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। तो मेरे को घर जाने में झाड़ग्राम जाने में अगर कभी मैं झाड़ग्राम जाता तो मेरा 3-4 घंटा लग जाता है, तो वो 45 मिनट्स में चल जाता है। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद मेरे बगल में एक दोस्त था, अरे भाई ये तो फ्लाइट करता है ना। लेकिन तब मेरे को समझ नहीं था कि क्यों ज्यादातर आसाम के लोग फ्लाइट करते हैं, क्योंकि इनको अगर ट्रेन करना हो तो बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि गुवाहाटी में ट्रेन नहीं चलता, गुवाहाटी में ट्रेन चलता है, लेकिन नॉट लाइक अस, इतना इजीली सब कुछ अवेलेबल नहीं है इन लोगों के लिए। और फिर भी गुवाहाटी तो फिर भी ठीक है, गुवाहाटी तक तो ट्रेन काफी सारा चलता है कलकत्ता या दिल्ली হ্যালো, वगैरह से। हाँ তুমি যদি আসামে, আমারও বন্ধু বান্ধব থাকে কিছু বঙ্গাইরও, তারপর হচ্ছে তোমার আরো জায়গাগুলোর নাম তোমার রুঙ্গিয়া, এইসব জায়গা ট্রেনের প্রচন্ড প্রবলেম। अरे प्रचंड नहीं मतलब है ही नहीं। मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा का तो क्या बताऊं सर। एक ट्रेन है मोस्ट प्रोबेबली ये मणिपुर से थोड़ा दूर से निकलते हैं, ठीक है। ट्रेन लाइन आया है बट अभी प्रॉपर ट्रेन सर्विस भी नहीं चल रहा है। तो मतलब जब तक आप किसी भी एरिया को ट्रेन या बस रूट से नहीं जोड़ पाते हो ना, उसको आप कभी भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो आर्मी से चलता है ये सब जगह ज्यादातर केस में। नागालैंड तो पूरा आर्मी से चलता है, अरुणाचल भी आर्मी से चलता है, आसाम भी बहुत दिनों तक आर्मी से एक चला है, अभी भी ट्रांसपोर्ट है चलता है। सर, एक ट्रांसपोर्ट है सर। एक्चुअली मैं खुद एक बार मतलब शिलोंग में बॉर्न हूँ, तो वहाँ से सर टुवर्ड्स तमिलनाडु 75 आवर्स लेता है, फ्रॉम হ্যালো, गुवाहाटी शिलोंग, टू तमिलनाडु, मतलब लगभग शिलोंग 4 दिन। हाँ सर, मेघालय। मेघालय, जो पहले आसाम का राजधानी भी हुआ करता था, मतलब अनडिवाइडेड आसाम सबसे का। बड़ा दिक्कत होता है सर कि जो दिल्ली में ले जाना चाहता है, मतलब सपोज कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यस 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 सर। अगर किसी का पैसे का प्रॉब्लम है कि मैं फ्लाइट में नहीं जाना चाहता, मेरे को ट्रेन में जाना है, मेरे पास ऑब्वियसली खर्चा बियर करने का पैसा नहीं है किसी का, हर किसी के लिए सबको फ्लाइट, पॉसिबल नहीं है ना फ्लाइट हाँ में जाना, सबके लिए पॉसिबल नहीं है उनके पास अब ऑब्वियसली क्या सबके लिए ऑप्शन फ्लाइट में बचता ही है? जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। या बट ट्रेन में जाओ तो बहुत टाइम लगता है। रिसेंटली या गवर्नमेंट तो ऑफ वो दिल्ली इंडिया को ने, कैंसिल कर देगा, या तो यस, वो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट कैंसिल कर देगा, या फिर अपने स्टेट में करेगा, जो कि वो भी बहुत बेकार है। और यहाँ पर मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ट्रीटमेंट इज खराब है, नॉट सो गुड। बहुत बहुत खराब सर, बहुत खराब। आई नो सर, बहुत खराब है। रिसेंटली मेरे, कोई डॉक्टर्स भी आना नहीं चाहते हैं। यस सर, प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है। आई डोंट नो इसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट साथ नहीं दे रहा है बिकॉज उनका भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है, स्पेशली यहाँ पर जात पात घुसा देते हैं जबरदस्ती। जो भी हो गवर्नमेंट चाहते हैं बट कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुश्किल में डाल देते हैं। एक रास्ता हमारे यहाँ पर बौखखाली वगैरह है ना, गंगा सागर वगैरह है, यहाँ से थ्रू शिप एटलीस्ट, मतलब जो बेसिक इम्यूनिटीज है, जो बेसिक गुड्स है वो पहुंच जाए थ्रू चिटागोंग। दिस इज द चिटागोंग एरिया ऑफ बांग्लादेश। चिटागोंग के यहाँ पर इस एरिया से एक छोटा सा रिवर है जो त्रिपुरा के साथ, ये वाला एरिया, सॉरी दिस एरिया, जो चिटागोंग के साथ त्रिपुरा को जोड़ता है, ठीक है। एक छोटा सा रिवर है जिसमें एक पुलिया है, मतलब एक सिंपल सा छोटा सा ब्रिज है। बस वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन भारत करेगा, ठीक है। उसमें भारत का ही गाड़ी जाएगा जिसका बेनिफिट बांग्लादेश भी उठा सकता है। ब्रिज भारत बना के देगा, लेकिन उसके लिए जो भी शिप है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब ये प्लान रिसेंटली लास्ट, तो कोरोना के बाद तो सब प्लान बेकार हो गया, नहीं तो आई होप कि इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा ये मिल जाता फ्रॉम दिस एरिया। कितना छोटा सा एरिया है सर, यहाँ से त्रिपुरा घुसने में एकदम ईजी है सर।
जैसे ही त्रिपुरा घुस गया हेलो पूरा नॉर्थ ईस्ट हाथ में। लेकिन ये प्रोजेक्ट हेलो सक्सेसफुल अभी भी हुआ नहीं है प्रॉपरली। हेलो बोलो बोलो, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। ওই তুমি দাদা যদি এরকম দেখো যে এই জায়গাটার লোকেশনটা বললে, তো এটা তো বাংলাদেশ টেরিটোরিয়াল এলাকার মধ্যে চলে আসে। हाँ वो तो इंटरनेशनल, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু চলে আসবে এটা। हाँ होच्छे तो एक्चुअली इंटरनेशनल इशू के लिए ही। लेकिन देख, अगर तुम यूरोप को देखते हो, यूरोप तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल में बहुत सारा कंट्रीज को लेके यूरोप एक कंटिनेंट है ना। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं, अगर यूरोप आज करके दिखाया तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? यूरोप में तुम देखो, तुम अगर यूनाइटेड पूरा यूरोपियन नेशंस को देखते हो, तुम इजीली फ्रांस से जर्मनी जा सकते हो, ठीक है। तुम फ्रांस से स्पेन आ सकते हो, तुम फ्रांस से इटली जा सकते हो, तुम इटली से ऑस्ट्रिया जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से पोलैंड जा सकते हो, इजी है। यूके भी जा सकते हो, इवन बहुत इजीली जा सकते हो, थ्रू ट्रेन, थ्रू बस, थ्रू ट्रक। इसीलिए तो यूरोप इतना डेवलप कर गया सर। ऐसे पहले ये लोग बहुत मारपीट किया है, आई नो, बहुत मारपीट किया। उसके बाद ये लोग मारपीट खत्म किया, फिर हमारे अंदर मारपीट चालू करके गया। यही यूरोप का प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली अपना जो पैसा बनाया, ये दूसरे को मारपीट लगा के बनाया, ठीक है। हम लोग आज इनको बहुत डेवलप देखते हैं, मतलब अगर लास्ट 200-300 ईयर्स में अगर कोई कंटिनेंट वर्ल्ड में सबसे डेवलप हुआ है तो यूरोप है, पैसा वाइज, फैसिलिटीज वाइज। बट वो दूसरे के पैसे से, और स्पेशली अगर यूके वगैरह का बात करें तो वो भारत के पैसे से बना है। इवन फ्रांस वगैरह, तुर्की वगैरह, उन पर भारत का ही पैसा है। ठीक है, मैं उस वाला हिस्ट्री में नहीं जाता, बट करेंटली बहुत कुछ हो गया। बट अगर आज यूके पूरा अपने आप को बिल्ड कर सकता है, तो आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये हम लोग, ये सीरियसली सर, अगर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचा जाए ना, तो ये हमारा, ये भारत जो है ना सर, नॉट जस्ट भारत, मतलब मेरा कहने का मतलब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको वर्ल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सब आ जाते हैं। इवन स्विट्जरलैंड से बहुत ब्यूटीफुल है हमारा कश्मीर, उससे बड़ा भी है, स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है कश्मीर। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब पूरा वर्ल्ड ना पागल हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा सा अपने अंदर, मतलब चीन, इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हम लोग थोड़ा अगर अपने अंदर खुश रह पाए, मतलब क्या बताऊं आपको, एक गुड रिलेशनशिप के थ्रू से। लेकिन उसके लिए ना, वो एक चीज कोई बोल रहा था आज क्लास में सर, गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ये जो मार काट पे लगे हुए ना, चाइना का प्रॉब्लम है कि वो सब हड़प लेगा, सब हड़प लेगा दूसरे का, जिसका जितना कुछ है सब हड़प लेगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, इतना सारा जगह झगड़ा करके लिया, ठीक है, बोला था एक कंट्री बनाएगा, 3 कंट्री बना के छोड़ा, ठीक है। मतलब ये जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, अब भारत तो बचाते बचाते प्रॉब्लम, भारत खुद को बचाए, अपने लोगों को बचाए, इतना सारा पॉपुलेशन का बचाए, 135-40 करोड़ की पॉपुलेशन को ठीक करे। अफगानिस्तान तालिबान इशू को संभाल नहीं सक रहा है अभी तक, नॉर्मल वहां पर तो बेसिक सिटीजनशिप राइट तक नहीं है। अब समझ रहे हो ना सर, क्या मुश्किल है एशिया का। अब ये हो सकता है, लेकिन अगर यूरोप ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली यूरोप चाहते नहीं, कोई नहीं चाहता कि हम लोग ठीक रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे तो इनका पैसा बंद हो जाएगा, अमेरिका का पैसा बंद हो जाएगा। ये लोग तो लोगों को बंदूक और एरोप्लेन बेच बेच के कमाते हैं। मतलब आजकल जो दुनिया चल रहा है ना, बस लोगों पे झगड़ा लगाओ, हम आपको औजार बेचते हैं और उससे कमाते हैं। ये समझ पा रहे सर? कुछ मैं कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? सर एक इशू बताने जाते हो और हजारों इशू लेके आ जाते हो। आप लोग है कि नहीं सर, या खो गए? बोलो। हाँ सर। तो सर देखो, सर ये आपको समझ में आ गया, या मतलब नॉर्थ ईस्टर्न का क्या केस है। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। रेडियो टैक्सी जो होता है ना सर, कोलकाता में भी चलता है, पहले तो यूएस में, न्यूयॉर्क सिटी में बहुत चला है, अभी भी चलता है, जो बेसिकली ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन होता है ऑपरेटर का, इस तरह का रेडियो टैक्सी फॉर, मतलब अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, टूरिज्म वाला कैब नहीं, कंडक्टेड टूर चार्टर ऑफ और हायर, ऐसे वाला नहीं, इसको टैक्स लग जाता है। बट नॉर्मल जो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होते हैं उन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। स्टेट कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरियर, इसमें भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। 16 एंट्री 16 में सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ
transport of passengers with or without accompanied belongings embarking from terminating at an RCS regional connectivity scheme airport against consideration in the form of validity gap funding. However, nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry on or period of 3 years from the date of commencement of the operation of RCS airport as noted. इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करता हूँ, मतलब जब एनालिसिस दूंगा ना उसमें बताता हूँ. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट accompanied belongings, जैसे रेलवेज इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन कोच, ठीक है, अदर देन आप समझो सर, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट accompanied belongings रेलवे इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास छोड़ के, एयर कंडीशन कोच को छोड़ के, मेट्रो मोनो एंड ट्रामवे इनको छोड़ के, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज ध्यान से देखिएगा पॉइंट क्या क्या है, क्या बोल रहे हैं, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट accompanied belongings बाय रेलवेज इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एन एयर कंडीशन कोच. ये पॉइंट ए में हो गया, ठीक है. अच्छा, अब पॉइंट बी बताते हैं, मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे इनलैंड वाटरवेज, जैसे कोलकाता में चलता है ना इनलैंड वाटरवेज में, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको इनलैंड वाटरवेज का बताऊंगा. कोलकाता से अगर कोई शिप या इनलैंड वाटरवेज में कोई वेसल्स अंडमान जाता है तो उसको भी इनलैंड बोलेंगे सर. कोलकाता से अंडमान इनलैंड है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, अदर देन जो टूरिज्म पर्पस में प्रीडोमिनेंटली नहीं चलता है, इन ए वेसल बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शास इंक्लूडिंग ई रिक्शॉस, ओके, वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आ जाता है. तो ठीक है सर, एक काम करते हैं ना, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग का जो भी है, ठीक है, जैसे भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स नॉट प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस ऑन ए वेसल फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर मेनलैंड टू आइलैंड, ठीक है. ऐसा आप लोगों को पता है ना कि कोलकाता मेनलैंड में आता है, कोलकाता इज इन दिस मेनलैंड एंड यहाँ पर आ गया हमारा. ऐसे तो सबसे नज़दीक तो वाइजैग से होता है, लेकिन आप लोगों को पता है सबसे नज़दीक वाइजैग आता है, लेकिन फिर भी अंडमान कोलकाता से कंट्रोल होता है. क्यों, किसी को आइडिया है सर? अगर आप किलोमीटर वाइज देखोगे तो अंडमान आइलैंड जो है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये देखो, ये कोलकाता से दिखा मैं. अगर आप यहाँ से करोगे तो देखो ये थोड़ा शॉर्ट नहीं पड़ गया? क्या लगता है, इसका डिस्टेंस ज्यादा हेलो, कि? हाँ बोलो. ইন্টারন্যাশনাল তোমার আমাদের পোর্টটা খিদিরপুর পোর্টটা তো ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট ছিল আগে, সেই কারণে হয়তো শিপিং এর ব্যবস্থা অনেক ফেসিলিটি অনেক বেশি আছে, সেই কারণে পুরো ফুললি কন্ট্রোলিং কলকাতা থেকে হয়। नहीं, ये रीज़न नहीं है. इवन चेन्नई से भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट कोलकाता जैसा ही है. रीज़न ये है कि अंडमान आइलैंड में जब लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया, स्पेशली रीएस्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग 71 बांग्लादेश वार, इसका एक अलग हिस्ट्री है सर. 1971 में जब बांग्लादेश इंडिया से पाकिस्तान से अलग हुआ तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर अपना इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश वार में उनको हेल्प किया, ठीक है. हेल्प किया मतलब बेसिकली पाकिस्तान से इंडिया ही लड़ा और बांग्लादेश को बचाया, और बेसिकली बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंट का धरता करता विधाता है, आप लोग जानते हो उनको, ठीक है, मुजीबर रहमान, उनको बहुत सपोर्ट दिया. दोस्त थे अच्छे. और जो मुक्ति वाहिनी, ठीक है, बेसिकली मुक्ति वाहिनी के नाम से वो लोग जाना जाता है, जो भाषा के लिए मैंने लड़ाई लड़ा. भाषा समझते हो, ये जो बंगाली लैंग्वेज को टिका के रखना है, বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু बंगोबंधु, यस यू ऑल नो सर. तो कहने का मतलब है कि इन दैट पीरियड बांग्लादेश से बहुत सारे बंगाली, स्पेशली हिंदू, ठीक है, बाय कास्ट बाय रिलीजियन, जिनको बांग्लादेश से इंडिया में शरण के लिए आना पड़ा, मतलब एज ए शरणार्थी, ठीक है, जो वो भारत में रहेगा, जब बांग्लादेश फिर से ठीक हो जाएगा वो वापस चला जाएगा. लेकिन एक्चुअली वापस तो बांग्लादेश में दूसरा प्रॉब्लम और भी है. तो जो भी बहुत सारे लोग सर, जिनको इंदिरा गांधी ने अलग अलग जगह में, जैसे अपने वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोगों को रखा गया, उनमें से बहुत सारे आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है, बिकॉज लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स आर देयर, बहुत सारे लोगों का है. अंडमान आइलैंड में बहुत सारे बंगालीज को रिहेबिलिटेट किया गया, ठीक है. इसके कारण अगर आप कभी भी अंडमान घूमने जाते हो तो आपको वहां पर बहुत सारे बंगालीज दिखेगा. किसी ने गया सर आप लोगों में से? अगर गया है तो उनको जरूर एक्सपीरियंस किया होगा उन लोगों ने. इवन जगह का नाम भी बांग्ला नाम से है. हाँ, उनका बंगाली एक्सेंट तो अलग आता है. बंगाली एक्सेंट बंगाल टाइप का होता है वो बांग्लादेशी बंगाली बोलते हैं वो लोग, ठीक है, दैट इज वाई
वो लोग जो बंगाली बांग्ला एक्सेंट में बात करते हैं ना, वो थोड़ी ना अंडमानी बंगाली है। अंडमान में कोई बंगाली नहीं रहता था कभी भी। ये तो नहीं सर, बेसिकली उसका थोड़ा उर्दू वाला छाप होता है। क्या बोलते हैं, वो सर एक्चुअली ईस्ट बंगाल वाला है ना, तो सर वो थोड़ा उर्दू का मिक्स होता है, इसलिए थोड़ा खींच खींच के बात हाँ करते हैं। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा उर्दू मिक्स करते, बिकॉज वो पाकिस्तानी लोग जबरदस्ती उनको उर्दू सिखाया था ना, जबरदस्ती पानी बोलना पड़ेगा जबरदस्ती, या आप जॉल नहीं बोल सकते, आपको पानी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का वो तो उनका प्रॉब्लम था, इसीलिए तो वो लोग लड़ाई लड़ा। तो ये बांग्लादेशी वाला बंगाली है जिनको यहाँ पर, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनको यहाँ पर रिहेबिलिट किया गया। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन बंगाल से है, तो इनको कंट्रोल इसीलिए कोलकाता करते हैं, ठीक है। ये भी इसका एक हिस्ट्री है। और पुराने ज़माने से भी कोलकाता हाईकोर्ट ही इस हाईकोर्ट को संभालता था, स्पेशली आफ्टर ब्रिटिश पीरियड में तो अंडमान अपने हिसाब से चलता था, और कोलकाता ब्रिटिश का कैपिटल भी हुआ करता था, तो उसका अलग रीज़न है। लेकिन रीज़न इज दैट ऐसे बहुत दूर है कोलकाता से, उससे अच्छा तो वाइजैक सामने पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अंडमान का कंट्रोलिंग कोलकाता से होता है। इसका मेन रीज़न वहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन बंगालीज है, साउथ इंडियंस भी है, और वहाँ का लोकल भी बहुत सारे हैं सर, ठीक है, अंडमानी। ओके ओके, बहुत सारे हिस्ट्री कहानी समझ रहे हो आप लोग। सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स प्रिडोमिनेटली ऑफ टूरिज्म पर्पस ऑन ए वेसल फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर, मेनलैंड टू आइलैंड, और पोर्ट ब्लेयर टू रोज आइलैंड। रोज आइलैंड सर वो अंडमान निकोबार में ही एक आइलैंड है। आई होप अगर किसी ने घूमने गया तो वो ज़रूर जानते होंगे। जैसे कवर्ड इन द आइटम डी ऑफ इंटर 17 से सच ट्रांसपोर्टेशन इज बिटवीन टू प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, तो ये एग्जेम्प्टेड सर्विस के अंदर रखा जाता है। ओके, लेकिन अभी भी ये ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स के ऊपर बात बाकी है। मैं नेक्स्ट दिन इसका एनालिसिस दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात है सर जो मुझे बताना है आपको, कि कौन से चीज़ों का ट्रांसपोर्टिंग एग्जेम्प्टेड हो जाता है, ठीक है। दूध सब्जी का क्या खेल है, ठीक है। रेलवे इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट का क्या खेल है, ये बहुत वाइटल एरिया है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आई होप कि ये जो टॉपिक है ना खत्म हो जाएगा, मतलब ये एग्जामिशंस को ही मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है। इसके बाद जो भी टॉपिक है स्मॉल टॉपिक है। आप चाहो तो घर में रीड जरूर करना सर, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि आप रीड जरूर करें, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं एग्जामिशन ऑफ सर्विस को कंप्लीट करूँगा। लेकिन सर डिटेल्स में पढ़ने से आप लोगों को सुविधा होता है कि नहीं होता, बताइएगा, है सर। है ना। मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि आपको बस पॉइंट पढ़ा के छोड़ देता, तो उसमें क्या होता है ना, आपके दिमाग में छपता नहीं वो सब चीज़ें, मतलब दिमाग में स्टोर होना चाहिए कि क्या पढ़ा। अब इसके बाद आप घर में जब खुद सेल्फ स्टडी करोगे ना, आपको अच्छा लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए। लेकिन सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। अब कोई बोलेगा नहीं सर ने पढ़ा दिया, स्टोरी सुना दिया, हम पढ़ेंगे नहीं, ये गलत बात। आप ज़रूर गो थ्रू करें सर, ठीक है। मेरा नोट्स फॉलो करें, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट फॉलो करें, जहाँ से मर्जी फॉलो करें। नोट्स के पीछे का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करें, जहाँ से जो मिले प्रैक्टिस करते जाओ, लेकिन रेडी कर लो सर, पेंडिंग मत रखना, बाद में मुश्किल में पड़ जाओगे। पीडीएफ पार्टी दियो। अच्छा, सुमित को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है सुमित, ठीक है। ओके, फिर आज इतना ही है। ओके टाटा, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।